सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लकी और क्रिश के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। शबाना भी अपने आप को इस चीज से पीछे नहीं रख पाई और उसने भी लकी के ऊपर पैसे लगा दिए। निशांत और प्रफुल्ल ने लकी और क्रिश के ऊपर मोटा पैसा लगाया और इसके साथ लड़ाई शुरू हो गई। क्रिश को लगा कि वो लकी को एक ही दाव में खत्म कर देगा, लेकिन उसने लकी को हल्के में ले लिया था। उसने लकी के ऊपर अभी तक 2 वार किए थे, लेकिन उसके दोनों ही वारों से लकी आसानी से बच निकला। अगर तुझे अपने पैरों से ही लड़ना है तो चल, मैं अभी तुझे जादू दिखाता हूँ, लकी ने कहा और फिर सीधा रस्सी की तरफ चला गया। रस्सी से एक झटका खाते हुए उसने क्रिश के ऊपर अपने पैर से वार कर दिया। उधर से कृष्ण ने भी उछलकर लकी के ऊपर अपने पैरों से वार कर दिया। एक पल के लिए दोनों ही लोगों के पैर हवा में थे। कृष्ण को लगा कि दोनों के पैरों में बराबर ही जान थी और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने जवान आदमी में, जो कि उससे भी छोटा नजर आ रहा था और उसके पास में कोई खास ट्रेनिंग भी नजर नहीं आ रही थी, वो उसके बराबर कैसे हो सकता था। कृष्ण को यह बात किसी भी कीमत पर पच नहीं रही थी। उसने अपना सीधा पैर पीछे की तरफ लिया और उल्टे पैर से लकी के सीने में फिर से लात मारने की कोशिश की। इसी का तो इंतजार था, लकी ने अपने आप से कहा और उसने अपने सीधे पैर से कृष्ण के उल्टे पैर पर वार किया। उसके बाद वो खुद नीचे गिर गया और जैसे ही कृष्ण का सीधा पैर नीचे जमीन पर आया, उसने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से खींचकर उसे मुंह के बल नीचे गिरा दिया। उसके सिर नीचे जमीन पर गिरने से ऐसी आवाज हुई जैसे रिंग में किसी ने धमाका कर दिया। अब की बार तो गद्दी के ऊपर की सतह फट चुकी थी। जैसे ही लियाकत ने देखा कि कृष्ण को लकी ने 2 बार नीचे गिरा दिया तो वो थोड़ा घबराने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया था। उसे पसीने आने लगे और बड़ी मुश्किल से अपने दांतों को भींचकर उसने अपने आप को चिल्लाने से रोक रखा था। साले, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तू मेरे पैरों में भी गिर पड़ेगा ना, तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, कृष्ण ने चिल्लाते हुए कहा। उसे आज तक ऐसे किसी आदमी ने नहीं गिराया था। इस तरह के आदमी से उसने आज तक लड़ाई नहीं की थी जो उसके साथ में ऐसा करते। उसे अपने आप के ऊपर शर्म आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच उसे नीचे दिखना पड़ रहा था। ना सिर्फ उसका नाम खराब हो गया, बल्कि उसकी गैंग बिहार बॉयज का भी नाम खराब हो गया था और ये किसी भी हाल में उसे बर्दाश्त नहीं था। लकी की जान लेकर उसे चैन आने वाला था। वो रिंग के पीछे की तरफ खड़ा था। उसने अपना पैर पीछे की तरफ निकाला और उसे मोड़कर ठीक करने लगा। इसके बाद जैसे ही उसने अपने पैरों की मांसपेशियों को कसा तो उसकी पैंट में दरारें पड़नी शुरू हो गई। उसकी कसी हुई मांसपेशियों की वजह से उसकी पैंट के रेशे खुलने लगे थे। उसके बाद उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और सीधा लकी की तरफ भागने लगा। उसके अंदर जिस तरह की शक्ति थी उसे बाहर बैठे हुए लोग भी महसूस कर पा रहे थे। उसकी ताकत की वजह से बैठे हुए लोग कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुनामी आने वाली थी। अब जो दाव कृष्ण लगाने वाला था, वैसे तो वो इस जानलेवा दाव का कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लकी ने उसे इस दाव का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अब अगर वो इस दाव से भी लकी को खत्म नहीं कर पाता तो वो किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। लक्ष्मण जी, बचकर रहना, लकी भाई, लकी। रीना, निशांत और कुमारी, उसने जैसे ही कृष्ण को सामने से आते हुए देखा तो तीनों घबराहट के मारे चिल्ला उठे। उन्हें लग रहा था कि लकी इस बार अपने आप को बचा नहीं पाएगा और इसलिए उसे आगाह करने के लिए तीनों चिल्ला उठे। लकी अपना सारा ध्यान वापस ले आया और बहुत ध्यान से कृष्ण की तरफ देखने लगा। वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी लापरवाही की तो उसे बहुत बुरी चोट लग सकती थी। लकी ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो वो जान गया था कि वो कृष्ण के इस दाव से अपने आप को बचा नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत समेटी और उससे लड़ना शुरू कर दिया। लकी को भी लड़ने का अच्छा अनुभव था और साथ ही उसे अपने ऊपर विश्वास भी था। धड़ाम! अचानक से दोनों के सीधे पैर एक दूसरे से जा टकराए और बहुत जोर की आवाज हुई। दोनों ने जो जूते पहने हुए थे वो पूरी तरीके से फट गए। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में कृष्ण ने कभी सोचा नहीं था। वहां पर हड्डियों के चटकने की जोरदार आवाज हुई। कृष्ण और लकी हांफती हुई सांसों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। लोगों ने भी हड्डियों के टूटने की आवाज तो सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पैर किसका टूटा था। दोनों के पैर नीचे आ गए। कृष्ण ने जैसे ही अपना पैर नीचे रखा तो उससे अपना पैर नीचे नहीं रखा गया, वो नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डियां टूट गई थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और ऐसी टूटी कि अब जुड़ भी नहीं सकती थी। इधर लकी भी नीचे तो गिर गया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं था। उसे कोई चोट तक नहीं आई थी। देखने वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। लोगों ने चिल्लाना और हल्ला करना शुरू कर दिया। जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था। लियाकत का तो चेहरा उतर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जितने सपने पालकर यहाँ आया था सब भी मिट्टी में मिल जाने वाले थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका खून जैसे उबलता जा रहा था। अरे क्या कर रहा है यार, मार उसे, खत्म कर दे, शोएब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसे भी लगने लगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्रिश के जीतने की संभावना ना के बराबर हो जाने वाली थी और अगर क्रिश हार गया तो रऊफ परिवार की साख जिंदगी भर के लिए मिट्टी में मिल जाने वाली थी। आज जो मौका उन्हें हाथ लगा था वो मौका उन्हें दोबारा कभी हाथ नहीं लगने वाला था। इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते थे। वो इस मौके को किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहते थे। उठ जा भाई, मैं तेरे ऊपर और 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हूं, उठ जा।
मेरे और मेरे भाई की इज्जत तेरे हाथ में, उठ जा। अरबाज भी घबराया हुआ था और वो क्रिश की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो खुद उठकर रिंग में जाकर क्रिश को खड़ा कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। वो अपनी व्हील चेयर से बंधा हुआ था। अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा उसका पैर टूट गया है? मीना ने अरबाज की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे से चिंता के सारे भाव गायब हो गए थे और वो बहुत गर्व से लकी की तरफ देख रही थी। वो अब काफी खुश महसूस कर रही थी और उसी खुशी से उसने कहा, मैंने कहा था ना, लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं है, इनका कोई मुकाबला चाह कर भी नहीं कर सकता। और ये अंग्रेज हमारे लक्ष्मण जी से लड़ने चला था। लगता है इसको जिंदा रहने का शौक नहीं है। जियो लक्ष्मण जी। मेरा पैर, मेरा पैर। इधर क्रिश रिंग में पड़ा चिल्लाए जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को ढक लिया था और जोर से चिल्ला रहा था। लकी उसके सामने खड़ा हुआ था और दर्द में पड़े क्रिश को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अब उसे क्रिश को देखकर उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। बोलो, हार मानते हो? लकी ने पूछा। उसे याद था कि वो लोग किसी कारण से लड़ाई कर रहे थे। अगर उनमें से एक भी हार नहीं मानता तो यह लड़ाई खत्म नहीं होने वाली थी। वो क्रिश की जान नहीं लेना चाहता था और इसलिए वो उससे पूछ रहा था कि वो हार मानने वाला था या नहीं मानने वाला था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने लकी के मुंह से यह बात सुनी तो वो खुद भी लकी की तरफ देखने लगा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, लेकिन जो दर्द उसे हो रहा था उसकी वजह से वो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को खोलते हुए कहा, हार मान लूं? तुझसे हार मान लूं? अबे मैंने तुम्हारी जैसे कीड़े मकोड़ों को रोज मसला है। मेरा पैर टूट गया है तो क्या हुआ? मैं तुझसे लड़ूंगा। तुझे क्या लगता है लड़ नहीं पाऊंगा साले? कृष्ण ने जोर से कहा और फिर से उठने की कोशिश करने लगा। लकी उसे देख रहा था। वो जानता था कि अब कृष्ण नहीं उठ पाएगा, लेकिन फिर भी वो सतर्क था और लड़ने के लिए तैयार था। कृष्ण ने जैसे तैसे अपने आप को उल्टे पैर के सहारे खड़ा किया और उसका सीधा पैर हवा में ही लटकता रहा। वो लकी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक जोर की सांस लेते हुए उसने लकी के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। जैसे ही उसका मुक्का लकी को छूने वाला था, इतने में लकी नीचे झुका और उसने कृष्ण के उल्टे पैर पर एक और मुक्का मार दिया। उसके दूसरे पैर की हड्डियां भी चटक गई और उसकी आवाज सुनाई देने लगी। कृष्ण फिर से धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए तो अंधेरा छाने लगा और अब उसके उठने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। इतने में लकी को ना जाने क्या सूझा, वो भागते हुए उसके पास गया। जैसे ही वो उसके सीने में लात मारने को था कि इतने में कृष्ण ने उसके सामने देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूं, मुझे जान से मत मारना, हार मानता हूं मैं। कृष्ण के पूरे बदन में दर्द हुए जा रहा था। लकी ने अपना पैर रोक लिया था। उसने देखा कि कृष्ण की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं आपकी लाज नहीं रख पाया, मुझे माफ कर देना। मैं इस आदमी को नहीं हरा पाया। मैं लड़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन मैं अगले जन्म में फिर से आपका शिष्य बनूंगा। मैं अगले जन्म में फिर से जाऊंगा और उस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं सच में आपको खुश रखूंगा और मुझे जहां लड़ने के लिए भेजोगे मैं वहां लड़ के आऊंगा। इस बार आपसे बिना मिले जा रहा हूं, इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। कृष्ण ने कहा और अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। इसके बाद उसने वो चाकू अपने ही सीने में घोंप लिया। ये क्या कर रहे हो? लकी ने कहा और इससे पहले कि वो कृष्ण को रोक पाता, इतने में कृष्ण ने अपने सीने में चाकू घोंप लिया था। उसके सीने में से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कृष्ण का मुंह खुला का खुला रह गया और देखते ही देखते उसकी सांसें टूट गई। उसकी आंखें खुली हुई ऊपर लगे हुए बल्ब को देख रही थी और उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं रह गई। लोगों के शोर के बीच में रेफरी कृष्ण के पास में गया और ये देखने लगा कि उसके शरीर में थोड़ी बहुत भी जान बाकी थी या नहीं। उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी थी। रेफरी ने उसकी नाक और उसकी नब्ज को चेक किया और उसके बाद में खड़े होकर उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, कृष्ण की मौत हो चुकी है। आज की इस लड़ाई के हमारे विजेता हैं लकी। जैसे ही उसने लकी का नाम लिया, उसने बीच में लकी का हाथ भी खड़ा कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोग लकी की जीत से खुश नजर नहीं आ रहे थे। हर कोई असमंजस की हालत में नजर आ रहा था। हर कोई चुप था। जो उनकी आंखों के सामने हुआ उसके ऊपर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे थे। वो लोग तो कृष्ण के ऊपर पैसा लगा चुके थे, फिर कृष्ण इतनी आसानी से कैसे हार सकता था जो इतना बलवान था? अब आगे क्या होने वाला था? लकी ने पृथ्वीराज की इज्जत तो बचा ली, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और कृष्ण के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे से भिड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि लकी के अंदर भी उतनी ही जान थी तो वो घबरा गया। इतने में उसने लकी के ऊपर आखिरी वार किया, लेकिन उसका वार उल्टा चला गया। लकी ने एक ही झटके में उसके पैर की हड्डी को तोड़ दिया था। कृष्ण से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी ही जान ले ली। लकी मैच तो जीत गया, लेकिन किसी को भी यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर मेहरा परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो हुआ आखिर वो हो कैसे गया। वो सभी खुले हुए मुंह से एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो पृथ्वीराज जी को हो रहा था।
वो तो ये मानकर घर से बाहर आए थे कि उनकी सत्ता आज उनके हाथ से छिन जाने वाली थी, लेकिन लकी ने आखिरकार सबके सामने उनकी नाक बचा ली थी। जिन लोगों को पृथ्वीराज के 10 करोड़ रुपए की चिंता हो रही थी, उन्हें तो अब ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। मेहरा परिवार इस जंग को जीत गया था। खुद मेहरा परिवार को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लक्ष्मण जी, क्या लड़े हैं आप, मजा आ गया। हाँ लक्ष्मण जी, हमें तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप हार जाएंगे, लेकिन हम तो बेकार में ही चिंता किए जा रहे थे। लक्ष्मण जी को हराने वाला तो कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ और ना कभी हो पाएगा। रीना और टीना भागते हुए लकी के पास में चली आईं और उन्होंने लकी को गले से लगा लिया। जितना लकी खुश नजर नहीं आ रहा था, उससे ज्यादा तो वो दोनों खुश नजर आ रही थी। इधर रिंग के नीचे कुमारी और निशांत भी काफी खुश हो गए थे। निशांत ने अपने हाथ हवा में हिलाए और चहकते हुए कहा, मैं जानता था आप ही जीतेंगे, मैं जानता था। कुमारी ने भी एक राहत की सांस ली और अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। वो खुद भी रिंग में चढ़ गई और उसने लकी को गले से लगाते हुए कहा, तुम जीत गए। मुझे उस बात की उतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लकी ने कुमारी की आंखों में देखते हुए कहा। उसने देखा कि कुमारी रो रही थी। लकी ने अपनी उंगली से उसकी आंसुओं को पोंछ दिया। कुमारी भी उसे देखकर अब मुस्कुराने लगी। मेरा परिवार भी रिंग में आ गया और उसने लकी को चारों तरफ से घेर लिया था। लकी ने आज उन सब लोगों की लाज रख ली थी और इस चीज के लिए वो लकी का जितना धन्यवाद दे सकते थे उतना कम था। वो सभी लकी को बहुत ही खुशहाल नजरों से देख रहे थे। लकी जी, आपने तो हमारी जान ही बचा ली। थैंक यू लकी जी, आप नहीं होते तो आज हमारा ना जाने क्या होता। आज के बाद से आप मेहरा परिवार के सबसे खास मेहमान होने वाले हैं। आप अब जब भी घर आओगे ना, तो हम सब पलके बिछाकर आपका स्वागत करेंगे। वैसे आपको कहीं चोट तो नहीं आई है ना? आपको तो पटना के सबसे अच्छे डॉक्टर को मैं आपके लिए बुलवा देता हूँ। मेहरा परिवार के सभी लोग आपस में और लकी से बात किए जा रहे थे। वो लोग लकी को ऐसे देख रहे थे जैसे लकी उनके लिए कोई भगवान का अवतार था। उनके हिसाब से तो उन्हें लकी में आज साक्षात भगवान के ही दर्शन हो गए। फिर जब जयंत अपने पिता के साथ में रिंग में आया तो सब लोगों ने उनके आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। जयंत अपने पिता के साथ धीरे धीरे लकी के पास में आ रहा था। पृथ्वीराज ने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से उसे देखने लगा। बड़े दिनों बाद में वो इतने सुकून से मुस्कुरा पा रहा था। बड़े दिनों बाद उसे इतनी खुशी हो रही थी। लकी, क्या कहूं, तुम्हें शुक्रिया कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आज तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है, उसके बाद तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पैरों को अपने सिर पर रख लूं। अरे अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जो किया वो करना मेरा फर्ज था, लकी ने कहा। तुम फर्ज कहकर इसे बहुत छोटा बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है लकी, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में इस एहसान की कभी पूर्ति भी कर पाऊंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। पर फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए लकी, तो बेटा मुझे माफ कर देना, पृथ्वीराज ने कहा। उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी राधिका को यहाँ बुलाकर लकी का हाथ उसके हाथ में दे दें, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों के खड़े होने की वजह से वो इस बात को करने से जानबूझकर बच रहे थे। आप जो कह रहे हैं मेरे लिए वही बहुत है, काफी है मेरे लिए। मैं तो बस वही कर पा रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जयंत और पृथ्वीराज दोनों ने ही इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया था। लकी ने आज जो किया उससे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। इधर बाकी सब लोग मेहरा परिवार की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस मुंह से उन लोगों के सामने जाएं। जब मेहरा परिवार अंदर आया तो कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था और ना ही उनसे सीधे मुंह बात कर रहा था। लेकिन अब पासा पलट चुका था। मेहरा परिवार अपनी कुर्सी के ऊपर बरकरार रहने वाला था और इस वजह से उन लोगों के सामने, मेहरा परिवार के सामने सिर झुकाने के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रह गया। वैसे भी वो मेहरा परिवार से पंगा नहीं लेना चाहते थे और हर कोई उनमें से अपनी छवि सुधारने में लगा था। हर कोई यही चाह रहा था कि पृथ्वीराज की नजर में ना आए, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। उनमें से कुछ लोग पृथ्वीराज के पैरों में तुरंत जा गिरे। अब पृथ्वीराज जी, क्या बात है? मुझे तो पहले से इस बात का पता था कि आप ही जीतने वाले हैं। फिर भी मैं आपको इस शानदार जीत के लिए अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी हुई कि आपको अपनी कुर्सी से उठना नहीं पड़ेगा। इस कुर्सी के ऊपर वैसे आपके अलावा और कोई बैठा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। आपका हुक्म सिर आंखों पर रहेगा मालिक। हाँ अंकल, मैं तो मान ही नहीं सकता कि रऊफ परिवार के लोग आपको चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इन्हें भी समझ में तो आ ही गया होगा कि जंगल का असली शेर कौन है। पृथ्वीराज जी, मैं अगले साल की मेरी फीस अभी ही जमा करवा सकता हूँ क्या? आप कहें तो मैं अभी दे दूं, आप कहें तो मैं कल आपके बंगले पर भिजवा दूं। कुछ बिजनेस से जुड़े लोग जो अभी तक रऊफ परिवार के गुणगान में लगे हुए थे, वो खुद भी पृथ्वीराज के पास में आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने अपने नए मालिक को खुश करने के लिए शोएब और उसके परिवार वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। पहले तो हम रऊफ परिवार की ही तरफ थे और प्रोटेक्शन के लिए पैसे भी इन्हीं लोगों को दिया करते थे, लेकिन इनकी वजह से हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। आए दिन पुलिस हमें परेशान करती और दूसरे गैंग वाले भी ना जान लेने के लिए लगे रहते थे। लेकिन ऐसे में इस बार तो हम अपना पैसा आपको ही देने वाले हैं। हमें पता है इस काम को आपसे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, वैसे भी रऊफ परिवार को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 30 साल ही तो हुए हैं और अभी
ये लोग आपकी जगह लेने के सपने देखने लगे। ये तो वही बात हुई कि चूहा शेर की जगह बैठने की बात कर रहा है। भाई जरा संभल के चला करो, मेरा परिवार के आगे तो रफ परिवार गोबर है गोबर। जब माहौल शांत हो गया था और सब लोग आपस में इस बात को बचा चुके थे कि लकी लड़ाई जीत चुका था, तो ऐसे में रऊफ परिवार को भी ये समझ आ गया कि इंसान की जीत कैसी थी। कितने दोगले लोग हैं। हाँ, शुएब ने जोर से कहा। वो इन सब लोगों के ऊपर बहुत खींच रहा था। उसे इन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हार चुका था, इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता था। चिल्लाने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। पृथ्वीराज जी, अरबाज का परिवार और बाकी लोग जो रऊफ के पास खड़े थे, वो भी पृथ्वीराज से माफी मांगने के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही उनके पास में जाने के लिए हुए तो इतने में पृथ्वीराज ने उन्हें घूरते हुए देखा और सब जहां थे वहीं पर खड़े हो गए। बाकी सब लोग तो बागी थे, लेकिन अरबाज और उसका परिवार तो लियाकत का अपना परिवार था। ऐसे में अगर वो लोग मेरा परिवार के पास जाकर खड़े भी हो गए तो फिर उनसे बुरा उनके लिए और क्या हो सकता था। शबाना ने उन लोगों को ये कहते हुए देख लिया था कि जैसे ही उसकी नजर इस घटना पर पड़ी तो उसने कहा, कितने दोगले लोग हैं यार, अपने घर वालों तक के नहीं हो रहे, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। राउफ जी, अब जब लड़ाई का नतीजा आ ही चुका है तो मैं अपने लोगों को इन इलाकों में कब्जा करने के लिए भेज रहा हूँ, जिन इलाकों में ना तुमने अपने लोगों को कब्जा करने के लिए भेजा था। क्या विचार है? पृथ्वीराज ने लियाकत की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब तो सब आपका ही है, जो चाहे वो लो। लियाकत ने शर्माते हुए कहा। वैसे तो अब उसके ना कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रह गया और मना करने पर वो अपने ही लोगों के बीच में मजाक बनकर रह जाने वाला था। लियाकत पृथ्वीराज से नजर भी मिलाने के लिए राजी नहीं था। उसने तो बस शुएब की तरफ देखा और कहा, शुएब चलो। इसके बाद शुएब निकलने लगा और उसके पीछे लियाकत भी बाहर की तरफ जाने लगे। अरबाज और बाकी परिवार लियाकत के पीछे ही चले जा रहे थे। जैसे ही लियाकत बाहर आया और आकर अपनी गाड़ी में बैठा, तब जाकर उसका गुस्सा सब लोगों के सामने फूटा। वो अपनी गाड़ी में बैठा था और उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने ही शीशे पर जोर से हाथ मार दिया। उसकी वजह से उसकी मुट्ठियों पर खून के निशान पड़ गए। वो पागलों की तरह हिले जा रहा था और उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। आज के दिन के लिए वो पिछले 30 सालों से लगातार मेहनत किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गद्दी पर कब्जा जमाने के लिए इससे बढ़िया टाइम और नहीं हो सकता था। वो इस पोजीशन में आ चुका था कि आराम से उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता था। लेकिन आज के दिन वो हार गया। जिस दिन का उसे इतनी बेसब्री से इंतजार था, उसी दिन वो हार गया। इतनी मुश्किल से जो उसने संपत्ति बनाई थी वो सब बर्बाद हो गई। उसके हाथ में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। और तो और वो सारा पैसा जो उसने और उसके परिवार ने कृष के ऊपर लगाए रखा था, वो लोग उसे हार चुके थे। अल्लाह, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कितनी मेहनत करके यहां तक आया और आपने मुझे। लियाकत गाड़ी में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई जा रहा था। उसने फिर से खिड़की के ऊपर वार किया और खिड़की का शीशा टूट गया। गाड़ी में शोएब और ड्राइवर भी बैठे थे और लियाकत का ये रूप देखकर उन्हें लग रहा था जैसे ये आदमी पागल हो गया। अगर वो इस तरह से चिल्लाता रहा तो बात उसकी जान पर भी आ सकती थी, उसकी मौत तक हो सकती थी। अगर लियाकत को रोका नहीं जाता तो वो अपनी जान का दुश्मन हो जाता। इधर जब शोएब की गाड़ी में ये सब बवाल चल रहा था, तब उधर प्रफुल्ल अपने बंगले में बैठा हुआ था और अपने फोन में उस लड़ाई को देख रहा था। क्रिश से लड़ाई होने की खबर मिलते ही प्रफुल्ल को लग गया कि लकी रिंग में ही मारा जाएगा। उसे क्रिश के बारे में तो जानकारी मिली थी, उसे तो यही पता चल रहा था कि लकी क्रिश के सामने तो हार जाएगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लकी तो बच गया और उसकी जगह वो मारा गया जो क्रिश था। उसके 20 करोड़ रुपए जो उसने क्रिश के ऊपर लगाए थे, सब बेकार हो गए। हालांकि उसके लिए 20 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि उसके दादाजी इस पैसे की जानकारी जरूर लेने वाले थे। प्रफुल्ल अपने दादाजी को इस बात का क्या जवाब देने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने आखिरकार क्रिश को हरा ही दिया था। जैसे ही लकी की जीत हुई और क्रिश हार गया तो जितने भी लोग अभी तक रऊफ के पक्ष में थे वो सभी पलटकर मेहरा की तरफ आ गए। वो सब मेहरा की ही वाहवाही करने में लगे। ये देखकर लियाकत और शोएब को काफी बुरा लग रहा था और लियाकत शोएब के साथ में वहां से बाहर आ गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो पागल हो गया और अपनी ही गाड़ी के शीशे फोड़ने लगा। इधर प्रफुल्ल को भी अजीब लग रहा था, उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो 20 करोड़ रुपए उसने क्रिश के ऊपर लगाए थे, उस 20 करोड़ रुपए का हिसाब उसके दादाजी उससे मांगने वाले थे। ऐसे में वो अपने दादाजी को इस बात का क्या जवाब देने वाला था? अगर वो ठीक सा जवाब नहीं दे पाया तो उसके दादाजी की नजर में उसकी छवि बहुत ज्यादा नीचे गिर जाने वाली थी। वो लाइव ब्रॉडकास्ट पर देख रहा था कि लकी को सब लोग हीरो की तरह पूजे जा रहे थे और प्रफुल्ल का ये देखकर और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन ही फेंक दिया। वो खुद भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि लकी की ये जीत उसके दादाजी के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर डालने ही वाली थी। भले ही वो परिवार से बाहर था, लेकिन उसकी ये खबर उसके दादाजी को कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाती। प्रफुल्ल यहाँ भी नहीं रुका और वो अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसके बाद उसने टीवी भी तोड़कर फेंक दी।
लेकिन फिर भी उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। ठीक इसी वक्त उसके कमरे में जो फोन रखा हुआ था वो बज उठा। प्रफुल्ल जानता था कि जयपुर से शांतनु ही उसे इस वक्त फोन कर रहा था। पिछली बार उसके दादाजी की पार्टी में शांतनु ने बहुत आराम से वो काम पूरा कर दिखाया था जो उसे करने के लिए कहा गया, और उसी की वजह से लकी को परिवार से बाहर करने में प्रफुल्ल को मदद मिली थी। अब प्रफुल्ल को अपने वादे के हिसाब से शांतनु के परिवार को जयपुर का सबसे बड़ा परिवार बनाना जरूरी हो गया था। इस वक्त ये अग्रवाल परिवार के लिए एक बड़ा और जरूरी काम था। प्रफुल्ल ने फोन उठाया और उधर से शांतनु की बहुत ही सम्मान भरी आवाज आई। प्रफुल्ल भाई नमस्ते। मैंने विराज के परिवार के कुछ मजबूत लोगों को अपनी तरफ बैठा लिया है। जैसा आपने कहा था मैंने उनसे वैसा ही कहा था और वो मेरी बात को मान भी गए थे। ऐसे में क्या हम अपना जो काम है वो विराज के परिवार के साथ शुरू कर सकते हैं? शांतनु प्रफुल्ल से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई मालिक अपने नौकर से बात कर रहा हो। जब से वो प्रफुल्ल के बंगले से वापस जयपुर आया था तब से उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि वो अपने परिवार को जयपुर का सबसे बड़ा परिवार कैसे बनाए, और उस काम में वो अग्रवाल परिवार की जितनी बन सकती थी उतनी मदद लेना चाहता था। अगर ऐसा हो पाता तो ना सिर्फ वो अपने परिवार का सबसे शानदार आदमी हो जाने वाला था, बल्कि जयपुर में भी वो विराज से ऊपर आ जाने वाला था। हर कोई तब विराज का पीछा छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर देता। जैसे ही वो इस दृश्य के बारे में सोचता तो उसके अंदर तक सिहरन दौड़ उठती। प्रफुल्ल ने भी इधर फोन पर एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को एक पल के लिए भूल गया। बहुत अच्छा किया, अब कल से मैं तुम्हारी मदद करना शुरू करता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम विराज के परिवार के पार्टनर्स को कम करना शुरू कर देंगे, और अगर तुमने उनके मजबूत लोगों को खुद ही रिजाइन करने के लिए राजी कर दिया ना तो मुझे लगता है कि विराज का परिवार आज नहीं तो कल खुद ही टूट जाएगा। मुझे लगता है कि वो खुद ही अपनी कंपनी जल्द से जल्द किसी को ट्रांसफर कर देंगे। उसके हिसाब से मैं तुम्हें विराज की कंपनी और लोगों को खरीदने के लिए पैसे देना शुरू कर दूंगा। हम उन्हें मुंह मांगे पैसे देंगे और देखते ही देखते तुम्हारा परिवार वहां का सबसे अमीर और बड़ा परिवार हो जाएगा। जैसे ही प्रफुल्ल के मुंह से शांतनु ने सुना कि उसका परिवार सबसे बड़ा परिवार हो जाने वाला था तो उसे हंसी आ गई। वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया और उसने कहा, प्रफुल्ल भाई क्या सच में ये जितनी आसानी से आप मुझे समझा रहे हो उतनी आसानी से हो जाएगा? शांतनु के हिसाब से विराज का परिवार वहां का राज परिवार था और वो लोग सालों से इस शहर के ऊपर राज कर रहे थे। ऐसे में उन लोगों को वहां से हटाना वो इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल था। शांतनु को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तुम्हें मेरे ऊपर शक है क्या, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो कर नहीं सकता? प्रफुल्ल ने पूछा। उसकी आवाज में एक तरह का गुस्सा था जिससे शांतनु तुरंत ही भाग गया। अरे नहीं प्रफुल्ल भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। अगर आपका साथ हमारे साथ है तो फिर विराज के परिवार तो क्या, आप तो बिल गेट्स को भी हरा सकते हो। मुझे इस मामले में कोई शक ही नहीं है। शांतनु ने तुरंत अपनी तरफ से कहा। जब से उसने प्रफुल्ल के साथ में काम करना शुरू किया तब से वो उसके स्वभाव के बारे में अच्छे से जानने और समझने लगा था। वो जानता था कि प्रफुल्ल मूडी इंसान था और बहुत गुस्से वाला भी। अब ऐसे में अगर प्रफुल्ल ने अपना मन बदल लिया और शांतनु की मदद नहीं की तो ये उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये शांतनु सहन नहीं कर सकता। प्रफुल्ल को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। शांतनु उसके सामने जिस तरह से कुत्तों की तरह बात कर रहा था वो तरीका उसे काफी अच्छा लगता था। शांतनु, याद रखना एक चीज, भले ही तुम जयपुर का सबसे बड़ा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे पालतू कुत्ते के कुत्ते ही रहने वाले हो। तुम मेरे सिर पर चढ़ने के बारे में सोच भी मत लेना। अगर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा सकता हूँ तो नीचे गिरा भी सकता हूँ। जी प्रफुल्ल भाई, ये सब मैं चीजें कैसे भूल सकता हूँ? आप जैसा कहेंगे मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। मैं कभी आपके कहीं से बाहर नहीं जाऊंगा प्रफुल्ल भाई। शांतनु ने तुरंत ही बीच में आते हुए कहा। ठीक है, तो फिर मेरे अगले फोन का इंतजार करना, प्रफुल्ल ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। जब इधर प्रफुल्ल शांतनु से बात कर रहा था तो इधर रिंग में अभी भी लोगों ने पृथ्वीराज को घेर रखा था और सब लोग उनके आगे पीछे ही डोले जा रहे थे। हर कोई पृथ्वीराज के सामने अपनी इमेज को जितने अच्छे तरीके से सुधार सकता था उतने अच्छे तरीके से उसे सुधारने में लगा हुआ था। ठीक है, तुमने जो आज किया वो मेरी आंखों से छिपा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस तरह से मुझे इग्नोर किया था उससे मैं तुमसे नाराज नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान की जात कैसी होती है। वैसे भी लोग जिधर पावर होती है ना उधर ही जाते हैं। ऐसे में मैं किसी चीज से नाराज नहीं हूं और ना ही मैं इस चीज का किसी से बदला निकालने वाला हूं, पृथ्वीराज ने कहा। लकी उनके पास में ही खड़ा था और वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लकी भी उनकी इस बात को सुनकर हंस रहा था। उसने सोचा नहीं था कि पृथ्वीराज इतने चालाक आदमी थे। वो हर किसी को बहुत ही मीठी भाषा में डांट भी रहे थे और धमका भी, लेकिन उनमें से किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। पृथ्वीराज के साथ में आज लोगों ने जो किया वो उसे आसानी से भूलने वाले नहीं थे और इस चीज का जवाब वो उन्हें बखूबी देने वाले थे। अब वो बिहार के अंडरवर्ल्ड के बादशाह हो गए और बादशाह का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता था। जी बिल्कुल सही कहा, हम तो आपकी हर बात को मानने के लिए राजी हैं और आप जो कहेंगे वो करने के लिए भी राजी हैं। बाकी सब लोग पृथ्वीराज की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांपे जा रहे थे। उन्होंने तुरंत ही अपना सपोर्ट फिर से मेहरा परिवार को दे दिया। चले लकी, बताओ हाँ? पृथ्वीराज ने लकी से पूछा। लकी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और दोनों एक दूसरे के अगल बगल के साथ चलने लगे।
उनके पीछे पीछे मेहरा परिवार, रीना, टीना, निशांत और कुमारी भी चले आ रहे थे। लकी, आज तुम्हें हमारे साथ में हमारे घर आना पड़ेगा। इस शानदार जीत की खुशी में आज हमारे घर में ना हम तुम्हें अपनी तरफ से दावत देने वाले हैं। लकी ने मेहरा परिवार को बचाया था, ऐसे में पृथ्वीराज को लकी को दावत देना जरूरी हो गया। मेहरा परिवार ने लकी को घेरा हुआ था और वो सभी उसे घर ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। नहीं नहीं, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मुझे आज रात थोड़ा काम है, प्लीज मुझे माफ कर देना आज। लकी ने कहा। वो ये नहीं बता सकता था कि आज वो और राधिका यमुना नदी के किनारे घूमने जाने वाले थे, लेकिन पृथ्वीराज समझ गया कि लकी को आज जरूरी काम किया था। इसलिए जैसे ही लकी ने इतना भर कहा, उसने लकी को विदा किया और खुद गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। इतने सारे लोगों की नजर में रहते हुए निशांत और कुमारी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी से बात कर सके, क्योंकि निशांत ने पहले ही प्रफुल्ल को भड़का दिया था और अगर अब वो फिर से लकी से बात करता तो शायद प्रफुल्ल उसके दादाजी को बोलकर निशांत को मुसीबत में डाल सकता था। जिंदगी में आगे मुस्कुराती रहना, ठीक है? मुस्कुराना मत भूलना, तुम अच्छी लगती हो, लकी ने कुमारी की तरफ देखते हुए कहा। उसे अपनी बहन की काफी चिंता हो रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम थोड़ा सा ना पैसा देख लेती थी तो खुशी के मारे पागल हो जाती थी। आज जब तुमने यहाँ मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए लगाए और तुम 3 करोड़ रुपए लेकर यहाँ जा रही हो तो तुम्हें भी खुशी नहीं हो रही? हाँ, ये चीज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। लकी ने कुमारी की दाढ़ी को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा। कुमारी को इस बात पर हंसी आ गई। वो किसी नाजुक फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने लकी का कान खींचा और मुस्कुराते हुए उनमें बोली, लकी, बहुत दिनों से तुमने मेरे हाथ से ना मार नहीं खाई है, लगता है ना तुम्हें फिर से खुजली हो रही है मार खाने की। लकी और कुमारी अचानक से उस दिनों में वापस चले गए जिन दिनों में वो लोग सैंडविच बेचा करते थे और कुमारी बात बात में लकी को सुनाती रहती थी। चलो भाई। कुमारी ने लकी का कान छोड़ा और निशांत से कहा। वो देख पा रही थी कि लकी की हालत बहुत अच्छी थी और लकी पटना में ही था। अगर उसे कभी भी लकी की याद आती तो वो उसे मिलने के लिए यहाँ आ सकती थी। चलो चलते हैं। निशांत ने लकी को आखिरी सलाम किया और फिर कुमारी को अपने साथ लेकर पार्किंग की तरफ आने लगा। लकी रीना और टीना से बात करने के लिए उनके पास जाने ही वाला था कि इतने में उसने देखा कि शबाना अभी भी वहीं पर खड़ी थी। जैसे ही उसने शबाना को देखा तो वो फिर से रुक गया। आज जो कुछ हुआ था और शबाना ने जो कुछ भी देखा, उसे देखने के बाद उसके तो होश उड़ गए। उसकी नजर में दुनिया सिर्फ काली और सफेदी थी, अच्छी और बुरी ही थी, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि दुनिया उसने जितनी देखी उससे कई गुना ज्यादा थी। वो इतनी सिंपल नहीं थी जितना वो समझ रही थी। क्या बात है शबाना मैडम, आप मुझे फिर से थाने ले जाने के लिए यहाँ पर रुकी हुई हैं क्या? वैसे कानून के हिसाब से तो मैंने एक आदमी से लड़ाई की है और वो आदमी मेरी वजह से मारा गया है, तो कानून तो मैंने तोड़ा है ना? लकी ने शबाना के पास जाकर कहा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं, शबाना ने लकी से कहा। वो इतनी भी मूर्ख नहीं थी। वो देख पा रही थी कि लकी को इस लड़ाई के लिए मजबूर किया गया। वो अपनी तरफ से खुद लड़ने नहीं आया था। उसके बाद में अगर आज वो ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता तो बिहार के अंडरवर्ल्ड में बहुत कुछ बदल सकता था, जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। तो फिर आप क्या कर रही हैं? लकी ने पूछा। मैंने तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए लगाए थे ना, और बदले में मुझे 30,000 रुपए मिले हैं। मैं उस बात के लिए बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, शबाना ने कहा। लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन शबाना ये नहीं कहना चाहती थी कि जो वो कह रही थी। आखिर क्या कहना चाहती थी शबाना? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को लेकर पृथ्वीराज अपने साथ में अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन लकी को राधिका से मिलने के लिए जाना था। एक बार के लिए तो उसे यही लगा कि वो राधिका से नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज की खुशी वो उसके साथ बांटना चाहता था। पृथ्वीराज भी इस बात को खूब समझते थे और वो लकी को छोड़कर वहां से निकल गए। इधर जैसे ही लकी यूनिवर्सिटी जाने को था कि इतने में शबाना उसे देख गई। वो लकी के लिए रुकी हुई थी। लकी जैसे ही उससे बात करने के लिए निकला कि इतने में उसे फिर से शबाना की आवाज आई। उसने कहा, 1 मिनट रुको। लकी रुक गया और पलटकर शबाना की तरफ देखने लगा। वो उसके पास आई और बोली, रिंग में जो आदमी था ना, जो तुमसे लड़ रहा था, मैंने उसके बारे में सुना था कि वो बिहार बॉयज नाम की बहुत ही खतरनाक गैंग का आदमी है। वो तो अब मर चुका है, लेकिन उसकी गैंग वाले इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। शबाना के मुंह से ये बात सुनकर लकी हैरान रह गया। उससे उम्मीद नहीं थी कि शबाना को लकी की सुरक्षा की इतनी चिंता थी, और वो यहां उसे आगाह करने के लिए रुकी हुई थी। थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिश उनका सबसे बड़ा लड़ाका था। ऐसे में अगर वो मेरे सामने नहीं टिक पाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी मेरे सामने खड़ा भी हो पाएगा। वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मुझसे बचकर ही रहने वाले हैं वो। लकी ने अपनी तरफ से जवाब दिया और रीना के साथ में वहां से निकल गया, लेकिन शबाना वहीं खड़ी रह गई। उसने लकी के मुंह से जो सुना, उसे सुनने के बाद उसके दिल में कोई तार हिल गया था। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, शबाना ने अपने आप से कहा और लकी और रीना को टैक्सी में जाता हुआ देखने लगी। वो खुद भी अपनी गाड़ी में बैठ गई और लकी ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए वहां से निकल गई।
शबाना चाहकर भी लकी को अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। उसने रिंग में जिस आदमी को लड़ते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने उसकी पहली किस चुरा ली थी। शबाना का दिल ना चाहते हुए भी उसे पुरानी गलियों में ले गया था, जहां अभी भी उसके दिल में वो याद ताजा की ताजा थी। शबाना को लकी के ऊपर उस दिन तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जब भी वो उस किस के बारे में सोचती तो उसे खुद और लकी से बहुत घिन आने लगती, लेकिन आज न जाने क्यों उसे वो किस अच्छी लगने लगी। शबाना अपनी गाड़ी चलाए जा रही थी और अपने क्वार्टर पर आ गई। वो कहने को तो अपने घर में थी, लेकिन उसका दिल और उसका मन अभी भी लकी के पास रिंग में ही था। वो लकी को अपनी नजरों से हटा ही नहीं पा रही थी। जिस तरह से लकी क्रिश से लड़ा था उससे शबाना काफी इंप्रेस हो गई थी। इधर लकी भी यूनिवर्सिटी वापस आ गया और सीधा रीना और टीना के साथ में राधिका के हॉस्टल की तरफ जाने लगा। उसे आते आते रात के 10 बज गए थे। राधिका के मन में शायद यही चल रहा होगा कि लकी ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसे में वो जल्दी से अपने कमरे में गया, अपने कपड़े बदले, सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी और फिर से बाहर आ गया। वो राधिका को बुलाने के लिए जा रहा था। उधर राधिका मीना शीना के साथ में दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। मुझे लगता है ना कि उसके साथ में कुछ तो गलत हो गया है, वरना वो ऐसे कभी अपना वादा तोड़ता नहीं है। वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। राधिका ने रीना की तरफ घबराते हुए देखा और कहा, अरे नहीं राधिका जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो क्या है कि लक्ष्मण जी की ड्यूटी अभी कुछ दिनों के लिए ना इमरजेंसी कारण से एडमिन के पास लगा दी गई थी, इसलिए हो सकता है कि आज रात को वो वापस ही ना आ पाए। और आपको तो पता है कि जब वो ड्यूटी पर होते हैं तब फोन नहीं उठा पाते, इसलिए उनका फोन बंद आ रहा है, शीना ने कहा। लेकिन राधिका की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए शीना और मीना उससे झूठ बोल रहे थे। वो लोग चाहकर भी लकी की असली खबर उसे नहीं देख सकते थे। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कारण है। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल ना थोड़ा अजीब हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि लकी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। राधिका ने फिर से शीना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। राधिका। ठीक तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। राधिका उस आवाज को सुनकर पलटी और पीछे की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि लकी उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। जैसे ही राधिका ने उसे देखा तो वो भागते हुए लकी की तरफ जाने लगी और उसने लकी का हाथ पकड़ लिया। शीना और मीना ने भी जब लकी को देखा तो उनकी जान में जान आ गई। उन्हें अच्छा लग रहा था कि लकी सही सलामत वापस आ गया। अरे सॉरी यार, आज एडमिन में ना कुछ पैसे आने वाले थे, इसलिए मुझे और बाकी लोगों को वहां पर ड्यूटी के लिए लगा दिया गया। हाँ, पर अब उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया है, सो अब चल सकते हैं हम, लकी ने कहा। अरे तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? इतने शॉर्ट नोटिस पर तुम्हें इधर से उधर बुला लिया, जबकि पैसे आने की खबर तो उनके पास पहले से ही होगी ना, राधिका ने पूछा। यूनिवर्सिटी में इतने टाइम से रहने के बाद में अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ पर कौन सा काम कैसे हुआ करता था। अरे पूछो मत राधिका, सब लोगों के काम ना यहाँ पर एक जैसे ही है। ये सब छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें चलना नहीं है क्या यमुना पर? हाँ, मैं रेडी हूं, लकी ने कहा। वो राधिका के सामने इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, वरना वो पकड़ा जा सकता था। हाँ हाँ ठीक है, चलो हम सब भी चलते हैं, उन चारों लड़कियों ने कहा। लकी ने उन्हें देखा। वैसे तो वो अकेले ही जाना चाहता था और इन सबको अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उन चारों की आंखों को देखकर लकी उन्हें मना नहीं कर सका। और ऐसे में रात को 10 बजे वो लोग घूमने के लिए निकल गए। नदी का पानी थोड़ा सा हिले जा रहा था। वहां पर ठंडी हवा चल रही थी और पानी पर चांद चमक रहा था। जैसे ही राधिका ने हल्के पीले पड़ गए चांद को पानी की सतह पर चमकते देखा तो वो थोड़ी सी सिहर उठी। क्या बात है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? लकी ने राधिका का हाथ थामते हुए उससे पूछा। उसने पाया कि राधिका का हाथ सच में ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन लकी ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो फिर से वो गर्म हो गया। अरे लक्ष्मण जी, मुझे भी सर्दी लग रही है। मेरा भी हाथ ठंडा हो गया लक्ष्मण जी। जैसे ही उन लड़कियों ने लकी को राधिका का हाथ पकड़ते हुए देखा तो उन्होंने खुद मजे लेते हुए कहा। लकी अब उन्हें घूर कर देखने लगा और फिर खुद भी हंसने लगा। थोड़ी देर तक नदी के किनारे बैठने के बाद में और ढेर सारी बातें करने के बाद में लकी फिर से राधिका के साथ में उसके हॉस्टल आ गया। चलो अब तुम ठीक से आराम करना, कल तुम्हें फिर से कॉलेज भी जाना है ना, लकी ने राधिका को बाय बोलते हुए कहा। वो उन चारों लड़कियों के साथ अंदर चली गई और लकी उन्हें बाहर खड़ा देखता जा रहा था। लकी भी अपने कमरे में आया और अपने पैरों को धोने के बाद बिस्तर पर आ गया। जय यहाँ पर नहीं था। ऐसे में वो अकेला ही इस कमरे में रह गया। लकी का मन कर रहा था कि वो बीच में हॉस्पिटल जाए और एक बार जय से मिलकर आ जाए, लेकिन अभी तो उसे नींद ही आ रही थी। भले ही उसे चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके बदन में दर्द हो रहा था। जैसे ही लकी लाइट बंद करने ही वाला था कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। लकी एक बार के लिए तो हैरान हो गया, इतनी रात को कौन हो सकता था। वो अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि सामने वही चारों लड़कियां खड़ी थीं। बाहर काफी ठंड लग रही थी। लकी ने तुरंत ही उन चारों को अंदर बुला लिया। लक्ष्मण जी, हम जानते हैं कि आज आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए हम चारों आज आपकी स्पेशल मसाज करने के लिए आए हैं, रीना ने कहा। लेकिन लकी खुश होने की जगह उसे चिंता भरी नजरों से देखने लगा। अरे नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जब आ रहे थे ना तो हमने देखा कि राधिका जी ना अपने कमरे की लाइट बंद कर चुकी है। लकी ने जैसे ही शीना के मुंह से ये बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। अब उसे अच्छा लग रहा था। ये चारों लड़कियां जिस तरह से उसका ध्यान रखती थी, ये देखकर लकी को काफी अच्छा लगता था। हाँ वैसे मैं आज थक तो बहुत गया हूँ, तुम जल्दी से मेरी मसाज का काम निपटा दो और उसके बाद खुद भी आराम करने के लिए चली जाओ, लकी ने इतना भर कहा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया।
वो चारों लड़कियां लकी के आसपास आकर खड़ी हो गईं और उन्होंने लकी के सिर, उसके हाथ, उसके पैर और उसकी पीठ की मसाज करना शुरू कर दिया। लकी को काफी सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिन भर का दर्द अब कम होता जा रहा था। मसाज करवाते करवाते कब लकी को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लक्ष्मण जी, उन चारों लड़कियों ने फुसफुसाते हुए लकी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन लकी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस मजे से खर्राटे लिए जा रहा था। चलो अब हम चलते हैं। लक्ष्मण जी अच्छे सपने देख रहे होंगे, हमें उनके सपने को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रीना ने फुसफुसाते हुए कहा। और बाकी तीनों लड़कियों ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वो चारों वहां से उठी और निकल गईं। लकी आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जाते जाते उन्होंने फिर से एक बार लकी को नजर भर देखा। वो लकी को देखकर काफी खुश महसूस कर रही थी। उनके दिल में लकी के लिए प्यार तो बहुत सारा था, लेकिन वो लकी की सिर्फ मेड थी। उस पद पर होते हुए वो लकी की सिर्फ सेवा करने का ही काम कर सकती थी, और इससे ज्यादा उनकी और लकी के बीच में कुछ नहीं हो सकता था। टीना सबसे आखिर में निकली और उसने जाने से पहले लकी को रजाई उठा दी। इसके साथ ही उसने भी बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में लकी के लिए जो प्यार था वो कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। उनके दिल में दो तरह तरह के ख्याल चल रहे थे, लेकिन वो अपनी हकीकत को भी अच्छी तरीके से जानती थी और उससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। वो लकी के सामने अपने प्यार का प्रदर्शन करके उसकी सेवा कर सकती थी। उधर जब लकी आराम से सो रहा था, तब इधर पृथ्वीराज के लोग उन जगहों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुके थे जहां रऊफ के घर वाले घुस आए थे। 2 घंटे के अंदर ही रऊफ ने जितनी भी जगहों पर अपना कब्जा जमाया था उस सबको खाली करवा दिया गया। सारी जगहों पर पृथ्वीराज के लोग आकर बैठ गए। यह खबर रऊफ परिवार के पास में भी आ गई। बॉस, अरब होटल पर फिर से पृथ्वीराज ने अपना कब्जा जमा लिया है और उन्होंने हमारे आदमी को भी बहुत मारा है। बॉस, टायर वाले मैदान पर भी उन लोगों ने अपने लोगों को ही बैठा दिया है। हमारा एक खास आदमी भी अब उनकी तरफ चला गया है। बॉस, कितने सालों से हमारे साथ में था, लेकिन अब वो कहता है कि अगर वो इधर गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए अब वो उन लोगों के साथ काम करेगा। बॉस, इस तरह की खबरों से लियाकत के कान भर आए थे। बहुत से लोग जो अभी तक उसके लिए काम किया करते, अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो सब लोग मेहरा परिवार के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। इधर लियाकत को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी सल्तनत लुट चुकी थी और अब उसके पास में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अब उसे नजर आ रहा था कि इंसान की असली जात क्या होती है। शोएब ने जब अपने पिता को सोफे पर बैठा देखा तो वो समझ गया कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे में वो अपनी मुंह से आवाज भी नहीं कर रहा था और ना ही कुछ कह रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लियाकत हार के बाद में चुप होकर बैठ जाने वाला था या वो इस बेइज्जती का बदला लेने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टबली ने सिर्फ पॉकेट एफएम। लकी फिर से अपने हॉस्टल में आ गया था। वो राधिका के साथ घूमने के लिए निकल गया था। राधिका को वैसे तो उसकी काफी चिंता हो रही थी, लेकिन लकी वक्त रहते उसके पास आ गया था। इधर जब लकी अपने कमरे पर आया तो उन चारों लड़कियों ने लकी को अच्छे तरीके से मसाज दिया और उसके बाद वो सो गया। दूसरी तरफ शोएब और लियाकत गुस्से में आग बबूला हुए जा रहे थे। ना सिर्फ उन लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई, बल्कि उनके लोग भी इस कठिन वक्त में उनका साथ छोड़कर वहां से चले गए थे। लियाकत ने सोचा नहीं था कभी कि इस लड़ाई का अंत इस तरह से होने वाला था। जब वो गुस्से में तमतमाया सा अपने सोफे पर बैठा हुआ था, तभी उसका फोन बज उठा। लियाकत अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। बिहार बॉयज से किसी का फोन आ रहा था। लियाकत की आंखों में हिकारत के भाव उतर आए थे। इससे पहले जब उसकी मलिक से बात हुई थी तो मलिक ने कहा था कि उसके पास में ऐसे लड़ाके थे जो दुनिया में किसी के पास नहीं थे। वो किसी को भी हरा सकते थे और उनमें से क्रिश तो खड़े खड़े ही किसी की भी जान ले सकता था। लेकिन लियाकत को अब मलिक की इन सब बातें डींग से ज्यादा और कुछ नहीं लग रही थी। लियाकत का मन तो कर रहा था कि वो फोन उठाए और मलिक को जोरदार गालियां देना शुरू कर दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। वो इस तरह की बात नहीं कर सकता था। बिहार बॉयज भले ही आज हार गई, लेकिन इस हार से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। नुकसान सारा लियाकत का हुआ था। बिहार बॉयज का तो सिर्फ एक ही आदमी मारा गया। वैसे भी वो इन लोगों से इतने सालों से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में ये अच्छी तरीके से जानता था कि ये लोग किस तरह के लोग थे और क्या कर सकते थे। अगर वो आज के बारे में कुछ भी उल्टी बात करता तो मलिक अपने आदमियों को भेजकर 3 दिन में उसका काम खत्म करवा सकता था। नमस्ते, लियाकत ने फोन उठाकर कहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबा पा रहा था और सम्मान के साथ बात कर रहा था। क्या बात है लियाकत भाई, लड़ाई खत्म हुए तो काफी देर हो गई, फिर भी आपका फोन नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। ऐसा तो नहीं है कि गद्दी पर बैठने के बाद आप इतने ज्यादा खुश हो गई कि मुझे फोन ही करना भूल गए? उधर से उस आदमी ने कहा। राजेंद्र ने ये बात सब लोगों को बता रखी थी कि क्रिश लड़ाई लड़ने के बाद में हमेशा उसे फोन करता था, लेकिन आज उसका फोन आया नहीं था। ऐसे में उन लोगों को भी क्रिश की चिंता होने लगी। इसके साथ ही बिहार बॉयज फिर से बिहार के अंदर अपने पैर जमाने के लिए बेताब नजर आ रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है बॉस, लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी थी और मैं आपको फोन करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको फोन करूं तो किस मुंह से करूं। लड़ाई के नतीजे आपको और मुझे दोनों को ही निराश कर देने वाले हैं। क्रिश ना सिर्फ लड़ाई हार गया बल्कि वो मारा भी जा चुका है। क्या? जैसे ही सामने वाले आदमी ने लियाकत के मुंह से यह जवाब सुना तो वो हैरान हो गया। इस जवाब की तो उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे कैसे क्रिश हार सकता है? और चलो हार तो गया, लेकिन वो मर कैसे सकता है? ये सब अचानक क्या हो गया?
इस तरह के सवाल उसके दिमाग में इधर से उधर दौड़ने लगे। सामने वाले किसे लेकर आए थे? उधर से राजेंद्र ने अपने फोन हाथ में लेते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई कृष को भी हरा सकता था। तो फिर यह आदमी कौन पैदा हो गया जिसने उसकी जान तक ले ली? सामने से कोई ऐसा खास आदमी नहीं था। 23-24 साल का लड़का था, पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी करता है, लियाकत ने कहा। 23-24 साल का लड़का? राजेंद्र के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसका अनुमान तो यही था कि 23-24 साल की उम्र में ऐसा कोई भी पूरी दुनिया में नहीं था जो कृष को हरा सकता था। तो फिर पटना यूनिवर्सिटी का यह लड़का कहां से निकल कर आ गया? राजेंद्र ने अपनी कड़वी सी जुबान में कहा। कौन है ये लड़का? नाम क्या है उसका? मैं मिलना चाहता हूं उससे। उसने कृष को मार गिराया, मैं मिलना चाहता हूं उससे। नहीं, कृष को उसने नहीं मारा था। जब कृष के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई ना, तो कृष को लगा कि अब वो इस दुनिया में कुछ भी करने के लायक नहीं रह गया। वो बिहार बॉयज और आप लोगों से माफी मांग रहा था कि ज्यादा दिन आप लोगों की सेवा नहीं कर पाया, और बस इसलिए ही उसने अपने सीने में एक छोटा सा चाकू घोंप लिया। वो वहीं पर मर गया। लियाकत ने वहां जो हुआ सब राजेंद्र को बताते हुए कहा। अच्छा, उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे शक है कि वो मरा नहीं होगा। अगर वो मरा नहीं होगा तो दोबारा बिहार बॉयज में काम करने के लिए आएगा, तो याद रखना मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। राजेंद्र ने कहा। वो भी जानता था कि लियाकत इस बात से नाराज था कि कृष हार चुका था। वो उसे इस तरह की किसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। राजेंद्र ने उसके टूटे हुए दिल को बहलाने के लिए आगे कहा। लेकिन लियाकत भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा और सब्र रखिए। जिस दिन बिहार बॉयज फिर से बिहार में अपने पैर रखेगा ना, उस दिन मैं आपको वहां के अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर जरूर बैठा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आप बिहार वापस आने वाले हैं, लेकिन आप कब आने वाले हैं? मैं भी आपसे मिलने के लिए काफी बेताब हूँ। लियाकत ने जब राजेंद्र के वादे को सुना तो उसके दिल में फिर से उम्मीद की थोड़ी किरण तो जाग उठी थी। उसे लग रहा था कि फिर से उस गद्दी पर बैठने के सपने वो देख सकता था। राजेंद्र भी कृष की मौत के बाद शांत तो नहीं बैठने वाला था। वो खुद भी इस मामले में कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेता। मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। मैं आज से ही बिहार वापस आने की तैयारी शुरू करता हूँ। फिलहाल तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो लड़का कृष से उस लड़ाई में जीता था, वो कृष के पैरों में गिरे और गिरकर उससे माफी मांगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और इसमें आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े ना, तो मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद के लिए ना हमेशा खड़ा रहूंगा, लियाकत ने कहा। और उधर से राजेंद्र ने फोन काट दिया। राजेंद्र अपने बड़े से कमरे में इधर से उधर डोल रहा था। वहां कमरे में एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी और उसी टीवी से उसने एक आदमी को फोन मिला दिया। इस वक्त राजेंद्र से बात करना चाह रहा था। राजेंद्र वहां के लड़कों को लड़ाना सिखाता था, इसलिए वो उन लोगों से दूर रहा करता। उसने जंगल में अपना डेरा डाल रखा था और वो वहीं पर रहा करता था। वहां पर वो अपने स्टूडेंट्स को लड़ना सिखाता। जैसे ही मलिक ने फोन मिलाया तो राजेंद्र का चेहरा फोन पर नजर आने लगा। वो पुल के पास में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसके बदन का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। वो भले ही दूसरों को लड़ना सिखाता था, लेकिन उसके अपने शरीर में बहुत ज्यादा मांस नहीं थे। किसी भी लड़ाके की पहली नजर में तो वो बहुत ही कमजोर नजर आने वाला था। जी मलिक भाई, कहिए कैसे याद किया? राजेंद्र ने कहा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। इससे पहले कि मैं तुम्हें खबर सुनाऊं, तुम अपने आप को तैयार कर लो, इधर से मलिक ने कहा। राजेंद्र अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। इधर मलिक ने भी अपनी तरफ से आके कहा। कृष को हमने जिस लड़ाई में भेजा था, उस लड़ाई को वो हार चुका है। वो तुमसे और मुझसे मिलने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। जैसे ही राजेंद्र ने मलिक के मुंह से ये खबर सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अभी तक तो पुल के किनारे बहुत आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अब उसे अचानक से सर्दी लगने लगी। कृष तो राजेंद्र के साथ में तब से था जब से उसे बोलना भी नहीं आता था। सब लोग उसे राजेंद्र का ही बेटा कहकर बुलाते। खुद राजेंद्र को भी कोई बच्चा नहीं होने की वजह से कृष में ही अपनी औलाद नजर आती थी, और आज उसे ये खबर मिल रही थी कि उसके बेटे की मौत हो गई। राजेंद्र को इस बात पर तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरीके से खाली हो गया, उसमें किसी तरह की कोई जान नहीं बाकी रह गई। राजेंद्र, तुम ठीक हो ना? मलिक ने सामने देखा कि राजेंद्र के शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं हो रही थी, तो वो चिंता में आ गया। वो देख पा रहा था कि राजेंद्र बर्फ की सिल्ली की तरह जम चुका था और हिलने का तो नाम नहीं ले रहा था। अब मलिक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कहे तो क्या कहे। ऐसे में उसने बड़ी मुश्किल से राजेंद्र को समझाने के लिए कहा। देखो राजेंद्र, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कृष ने जो किया उस बात का बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी नजर से अगर देखो तो उसने जो किया सही किया। हमारा कितना वफादार आदमी था। दूसरों के हाथों से मरकर अपना और अपनी टीम का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही रिंग में अपनी जान ले ली। ऐसे में कोई भी नहीं कह सकता कि वो हारा है। मेरी नजरों में तो हमारा लड़का हार कर भी जीत गया। तुम्हें तो अपने ऐसे चेले पर गर्व होना चाहिए। राजेंद्र के कानों में जैसे ही मलिक के शब्द पड़े तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू के 2 बूंद उसके गालों पर चले आए। उसके गालों पर आंसुओं की 2 लकीरें बन चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कृष जैसे लड़के के चले जाने के बाद में उसे दुनिया में रहना तो बेतुका सा ही लग रहा था। मलिक के शब्दों से भी कृष वापस नहीं आने वाला था। मलिक भाई, कृष के सामने लड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ था? राजेंद्र ने अपनी आंखें खोलकर पूछा। उसकी आंखों में मलिक ने देखा और सिर्फ आंसू ही नहीं थे, बल्कि गुस्सा भी भरा हुआ था। उसकी आवाज में जैसे लहर दौड़ रही थी। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। जो लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था वो पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी करता है। मैं तो कल के कल उसकी सारी जानकारी निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। निकलवा के तुम्हारे सामने रखता हूँ सारी जानकारी, मलिक ने कहा। शुक्रिया मलिक भाई,
उस लड़के ने मेरे शिष्य को नहीं, मेरे बेटे को मारा है। इसका बदला उसे अपने खून से चुकाना होगा, राजेंद्र ने कहा। और वो मन बना चुका था कि वो कृष की मौत का बदला लकी से तो लेकर ही रहेगा। अरे बेशक राजेंद्र, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि अब वो गार्ड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो कृष को हरा सकता है तो इस बात से साफ समझ आता है कि वो अपने आप में बहुत ताकतवर है। अगर हमें बिहार वापस जाना है ना, तो हमें ऐसे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, वरना हम कभी अपने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोल पाएंगे, मलिक ने कहा। राजेंद्र से बात करते हुए उसने यही कहा था। मलिक के हिसाब से अब लकी का जिंदा रहना उन लोगों के लिए भारी हो सकता था। अगर वो उसे थोड़ी सी भी जगह दे देते तो लकी उन्हें अंदर भी नहीं आने देने वाला था। मैं कल ही बिहार जाता हूं और उस आदमी का काम ही खत्म कर देता हूं, राजेंद्र ने गुस्से में कहा। उसकी सांस से हद से ज्यादा गर्म हो गई थी और उसमें से लकी के लिए तो नफरत की बू आ रही थी। वो इस वक्त लकी की जान ले लेना चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मलिक ने उसे बीच में ही रोक लिया। वो राजेंद्र को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था और उसने उसे कहा, देखो जिस लड़ाई में कृष किया था उसमें किसी न किसी की तो मौत होनी ही वाली थी। अगर ऐसे में हम इस चीज का बदला निकालने लग गए तो ये नियमों के खिलाफ होगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा और हम अपना नाम खराब होने नहीं दे सकते। तो फिर हम क्या करें, राजेंद्र ने बेबसी में पूछा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालता हूं, लकी ने कहा और दूर एक कोने में देखने लगा। क्या करने वाला था मलिक लकी के साथ में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए तमिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शोएब और उसके पिता लियाकत जब अपने घर में बैठे हुए थे तो उन्हें मलिक का फोन आ गया। मलिक के पास कृष का फोन नहीं पहुंचा था और इसलिए वो थोड़ा सा हैरान था। लेकिन जब उसे कृष के हारने और उसके मरने की खबर मिली तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। यही बात उसने राजेंद्र को बताई तो राजेंद्र भी गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। वो अभी के अभी लकी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मलिक ने उसे बीच में रोक दिया। तो क्या मैं अपना बदला भी अब पूरा ना करूं? हाँ, राजेंद्र ने गुस्से में पूछा। उसकी आंख के आंसू अभी तक पूरी तरीके से सूखे नहीं थे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे हाथों से मरेगा ही मरेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अगर इस तरह से बिहार में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए नई मुसीबत और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। एक बार इस लड़ाई का धुआं थोड़ा सा छट जाने दो, उसके बाद हम अपना काम पूरा कर लेंगे। क्या बात कर रहे हो मलिक भाई, हमें सिर्फ एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को निपटाना है। आपको नहीं लगता कि उसको बचाने के लिए आप बहुत बड़ा बहाना दे रहे हो? राजेंद्र ने कहा तो मलिक को उसकी इस बात पर हंसी आ गई। उसने राजेंद्र की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत बेचैन हो रहे हो, तुम कितनी जल्दी में हो ये चीज मुझे साफ नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए तो मैं तुम्हें यही सलाह देना चाहूंगा कि तुम अपनी मार्शल आर्ट पर और ज्यादा काम करो। थोड़े दिन बाद जब मौका सही होगा तो मैं खुद ही तुम्हें बिहार भेज दूंगा। वहां जाकर तुम आराम से अपने बेटे की मौत का बदला ले लेना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सामने वाले आदमी को हल्के में लेने के बारे में सोचना भी मत। हो सकता है कृष्ण ने उसे हल्के में ले लिया हो और यही उसकी हार का कारण हुआ। ठीक है मलिक भाई, मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगा, राजेंद्र ने कहा और फोन काट दिया। वो मलिक की बात को टाल नहीं सकता था और मलिक भी जानता था कि इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने की जरूरत थी। जब इधर पटना में बैठे लकी को निपटाने की तैयारी में बिहार बॉयज लगे हुए थे, तब इधर जयपुर में सुबह एक जगह पर बहुत सारा काम होना शुरू हो गया। लेकिन उन सब कामों से बेखबर विराज के बंगले पर काफी शांति छाई हुई थी। जब से विराज और शहनाज की शादी में लकी ने इतने लोगों को मार गिराया था और वहां पर इतनी गोलीबारी हुई थी, तब से ही विराज के पिता अधिराज ने उस घटना को दबाने की हर संभव कोशिश कर ली थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो उन्होंने छोड़ दिया हो। वो इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और थोड़े ही दिन बाद जैसे ही उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी तो उस परिवार के सब सदस्य अपने अपने काम में लग गए। उस दिन जब दर्शन के घर में लकी और राधिका की शादी हो रही थी, फिर कबीर उसे रोकने आया और लकी ने उसे हरा दिया था। तब से विराज के दिल में ये फांस लगी हुई थी कि लकी उससे उसकी दुल्हन को छीन कर ले गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो और उसका बाप ऐसा होने कैसे दे सकता था। लकी अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था और राधिका भी मेहरा परिवार की नातिन थे। ऐसे में ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी विराज के दिल की फांस का वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तक उसके पिता उसके सामने खड़े थे तब तक उसके सामने लकी के पैरों में झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। नाश्ता होने के बाद विराज का बाप विराज के साथ में फिर से अपने बंगले में चला गया। विराज जब से शादी के लिए बाहर से आया था तब से काफी बिजी चल रहा था। पहले तो वो शादी के कामों में लगा था, लेकिन जब उसकी शादी भी नहीं हो पाई तो वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। वो इस बार अपने परिवार के काम में कुछ ज्यादा बड़ा करने के बारे में सोच रहा था। विराज का बाप भी यही चाहता था कि वो उसके साथ में धंधे में शामिल हो जाए ताकि वो लोग आगे चलकर अपने कारोबार को बढ़ा सके। उसे पहले एक डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया गया था और उसके बाद में धीरे धीरे उसका पद ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा था। जब से विराज ने अपने काम को समझना शुरू कर दिया था और अपने कर्मचारियों के साथ में उसका अच्छा तालमेल बैठने लगा था, तब से अधिराज ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। अब उसके पिता के रिटायर होने का टाइम आ गया था।
और वो आराम से पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकता था। जैसे ही वो ये सोचता कि अब वो आजाद हो गया था, तब से वो बहुत ही दुखी रहने लगा। लेकिन फिर भी उसका सबसे पहला काम ये था कि वो अपने बेटे को बिजनेस में पूरी तरीके से ट्रेन कर दे, ताकि बाद में उसे कभी भी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। एक बात याद रखना मेरे बेटे, भले ही दुनिया की नजर में तुम मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पिछले 30 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो तुमसे और मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसे में तुम उनसे कभी भिड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें उनकी इज्जत देते रहना, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ चलते रहेंगे। अधिराज ने विराज को समझाने की कोशिश की। विराज एक जवान लड़का था और जवानी की जोश में वो इस जरूरी चीज को बहुत जल्दी भूल भी सकता था। विराज भी अपने पिता की बात को बहुत ही शांति और खुले दिमाग से सुनते जा रहा था। विराज ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप था और उनका नाम न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे देश में मशहूर था। ऐसे में इतनी बड़ी चीज को संभाल पाना अपने आप में बहुत भारी काम था और विराज ये भारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। धीरे धीरे उन दोनों की गाड़ी विराज ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगी। विराज का बाप और विराज दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर गए। बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से लेकर ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम तक जितने भी लोग उन्हें मिलते जा रहे थे, वो सभी विराज और अधिराज को सलाम कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सभी लोग बस उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सब लोग अपनी जगह पर से खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उन दोनों से हाथ मिलाने लगे। हेलो सर, हेलो विराज सर, हेलो, कैसे हो तुम सब? अधिराज ने भी उन लोगों से मुस्कुराते हुए पूछ लिया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बाकी सब लोग भी उसके बैठने के साथ ही अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए थे। बस विराज ही था जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। देखो, मेरे इस मीटिंग को बुलाने का ना आज कोई खास बड़ा कारण नहीं है। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता था कि आज से हमारे ग्रुप की इंटरनल मीटिंग में मेरा बेटा भाग लेने वाला है। आज से वो डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की पोजीशन पर काम करेगा। रावत जी, आप जरा इसे अपने साथ रखिएगा। जी सर, जी सर। वैसे विराज सर काफी स्मार्ट हैं। मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद ही विराज सर आराम से मैनेजर की पोजीशन पर आ जाएंगे सर। रावत अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए ये बात कहने लगा। इसके बाद में अधिराज अपने बाकी साथियों को देख रहा था। वो उनकी आंखों में ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन से लोग थे जो उसके इस फैसले से खुश नहीं थे या फिर खुश थे। वो सब लोग उसके फैसले से खुश नजर आ रहे थे। उन सब लोगों के चेहरे को देखने के बाद में उसने कहा, चलिए जरा अब हम एक नजर इस चीज के ऊपर डाल लेते हैं कि पिछले महीने में हमारी कंपनीज में क्या प्रोग्रेस हुए। इसके बाद अधिराज ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, इस चीज को ध्यान से सुनना। वो चाहता था कि वो खुद भी जो कर रहा था वो जल्द से जल्द विराज को भी सिखा दिए। जैसे ही अधिराज ने कहा और हर डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी अपनी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। जब विराज ने अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देखी तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि सच में उसके घर वालों का कारोबार अपने आप में बहुत बड़ा था और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसके कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब उन्होंने अपना सारा पैसा जोड़ा तो वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के कारोबार में थे। ये कमाई तो उन्होंने अभी कुछ साल पहले ही की थी और ये और आगे ज्यादा बढ़ने वाली थी। सारी रिपोर्ट्स के पेश हो जाने के बाद में अधिराज ने विराज की तरफ देखा और कहा, क्या तुम कोई सवाल करना चाहते हो या दोबारा रिपोर्ट देखना चाहते हो? हाँ पापा, मैं फिर से रिपोर्ट देखना चाहूंगा और उसके बाद कोई सवाल करूंगा। लेकिन जो भी मैंने देखा उसे देखकर मुझे कुछ समझ आ गया है। अभी तक की तो जो ग्रोथ है अच्छी है और मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ जो फ्यूचर में होने वाली है वो भी बढ़ने ही वाली है, विराज ने कहा। उसका बाप विराज का ये जवाब सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि उसका बेटा सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुका था और अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। इधर बाकी लोग जो मीटिंग में बैठे हुए थे वो मीटिंग खत्म करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो आदमी इन लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनी को संभाल रहा था उसका फोन 3 बार बज चुका था। मीटिंग चालू होने की वजह से उसने फोन काट दिया, लेकिन अब उसके सेक्रेटरी का मैसेज उसके फोन पर आने लगा। उसने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा यह साफ बता रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हो गया था। सर, उसे लगा कि यह बात सीधी विराज के पिता को बतानी चाहिए। वो सच में काफी परेशान नजर आ रहा था। क्या बात है, इतनी घबराए हुए क्यों लग रहे हो? विराज के पिता ने पूछा। सर, अभी मेरे सेक्रेटरी का कॉल आया था, मतलब मैसेज आया था। उसने बताया कि उदयपुर और जोधपुर में जो हमारा जिन हॉस्पिटल के साथ में टाई अप था ना, उन लोगों ने आगे हमारे साथ में काम करने के लिए मना कर दिया है। इसके अलावा कोटा के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने भी हमसे सप्लाई लेने से मना कर दिया है। सर, वो लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। क्या बक रहे हो? ये सुनते ही विराज का बाप हैरान हो गया। ऐसा अचानक कैसे हो सकता था? अभी तक तो सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, ऐसे में अचानक ये सब अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते थे? विराज के बाप को इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही थी। उसे लग रहा था कि इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का तो हाथ था। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, तुम अभी के अभी सामने वाली पार्टी को फोन लगाओ और उन्हें इस चीज के बारे में राजी करो कि वो हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़े। और हाँ, उनसे बिल्कुल प्यार से बात करना, किसी तरह की बदतमीजी करने की जरूरत नहीं उनके साथ, सोचना भी मत। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा सर, उस आदमी ने कहा जिसने विराज को मैसेज दिखाया था। और उसके बाद अपना सेक्रेटरी को फोन लगाना शुरू कर दिया।
जैसे ही मीटिंग रूम में बाकी लोगों ने इस बात को सुना तो वो एक बार के लिए तो चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाते उनके खुद के फोन बजने लगे। किसी को कॉल आ रहा था तो किसी को मैसेजेस। ये सारे कॉल्स और मैसेजेस उन्हें उनके सेक्रेटरी की तरफ से आ रहे थे। हर कोई फोन उठाने से पहले एक बार विराज के पिता को जरूर देख रहा था। कोई बात नहीं, उठा लो, विराज के बाप ने कहा। यह सब उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ में बहुत बड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। हर किसी ने अपना फोन उठाया और जब सब लोगों ने सामने से आती हुई खबर को सुना तो उनके तो होश उड़ गए। उन्हें लग रहा था कि आज से बुरा दिन तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ना ही कभी देख सकते थे। किसी के भी सेक्रेटरी के पास उन्हें देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी और उनकी खबरों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग भारी मुसीबत में पड़ गए। जब उनसे ये सारी चीजें नहीं झेली जा रही थी तो उन्होंने सारी परेशानियां विराज के बाप को बतानी शुरू कर दी। सर, हमसे सरकार ने सड़क का ठेका छीन लिया है। कहना है उनका कि हमने रिश्वत देकर ठेका लिया। सर, हमारा टेक्सटाइल मिल, उसमें आग लग गई सर, सारे मजदूर भाग गए वहां से। सर, हमारा फिटनेस क्लब भी। विराज के बाप पर परेशानियों का भूत मंडराने लगा था। कौन ला रहा था इतनी परेशानियां उन दोनों के लिए और कैसे निपटने वाले थे दोनों इतनी चिंताओं से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा पॉकेट एफएम पर। राजेंद्र ने लकी को खत्म करने की सारी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उधर जब ये सब तैयारी चल रही थी तब इधर विराज का बाप भी विराज को धंधे में उतारने की तैयारी करना शुरू कर चुका था। उसने उसे डिप्टी मैनेजर तो बना दिया और साथ में उसके सामने मीटिंग्स भी रखवा ली थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी तो इतने में अधिराज के पास में ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। सभी तरफ से उसको नुकसान की खबर मिल रही थी। सब लोगों ने उसके कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिए और कोई उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। लगभग सभी विराज के बाप से एक ही बात कह रहे थे और ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। उस कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब के सब ना सिर्फ घबराए हुए दिख रहे थे बल्कि कंफ्यूज भी नजर आ रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा था आखिर क्यों हो रहा था। इस कंपनी को सब जगहों से एक ही तरह की समस्या कैसे आ सकती थी? पापा, ये सब क्या हो रहा है? विराज ने हड़बड़ाते हुए पूछ दिया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। अभी तक तो उसे मीटिंग में सब लोग कंपनी की ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन अब उसे हर जगह से इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही थी। कोई ना कोई जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा क्या? कोई हमारी कंपनी को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है क्या? विराज ने अपने बाप की तरफ देखते हुए यह सवाल किया, लेकिन उसके पिता इस बात पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। उन्हें तो इतनी चिंता हो रही थी क्योंकि दोनों भौएं एक दूसरे के साथ में जुड़ गईं और वो तुरंत इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में लग चुके थे। काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा आदमी था जो ये सब करवाने में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो तो अभी तक जितने भी लोगों से मिला था उनके साथ में अच्छी तरीके से बर्ताव किया उसने, तो फिर उसके साथ में कोई ऐसा कैसे कर सकता था? उसने तो इस धरती पर अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी को बुरा महसूस नहीं करवाया, तो फिर आखिर सामने वाला आदमी ऐसा कौन था जिसने एक ही झटके में उसकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया? तुम पहले यहां से जाओ और तुम्हारी कंपनी को जिस तरह भी नुकसान हो रही है, समस्या हो रही है, उससे निपटना शुरू करो। अपना सारा स्किल इस्तेमाल करना और जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट डिसीजन इस मामले में लेना। जहां जरूरत लगे मुझे फोन कर सकते हो। मामले में जो भी सुनवाई आगे हो उसके बारे में मुझे जरूर बताना, ठीक है? अधिराज ने अपने सामने बैठे हुए एक सेक्रेटरी से कहा। जी सर। उस आदमी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहां से बाहर आ गया। विराज का बाप तो उसे जल्द से जल्द भेजना चाह रहा था, लेकिन वो था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से उसने उस आदमी को बाहर भेजा। असल में हालात इतने खराब हो गए थे कि कोई भी ऐसे हालातों में फैसले लेने से बच रहा था। सब लोग जो वहां बैठे हुए थे परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो विराज के बाप को इसी परेशानी के दौर में बहुत ही चुपके से देखे जा रहा था। उस आदमी का नाम था मुरारी लाल। वो आदमी काफी देर तक विराज के बाप को देखता रहा और फिर आखिर में अपनी कुर्सी से उठकर वो खुद भी बाहर चला आया। जैसे ही वो बाहर आया इतने में उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। हालांकि उसकी मुस्कान को और कोई नहीं देख पा रहा था। मुरारी लाल पिछले 3 सालों से विराज के बाप के लिए काम कर रहा था और वो उसके अच्छे सिपाहियों में से एक था। वो विराज के बाप के पीछे तब से चला रहा था जब से उन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। इस वजह से उन दोनों के बीच में अच्छी नहीं बनती थी और मुरारी अधिराज से हार खाए बैठे रहता था। उन दोनों ने बराबर का वक्त दिया था और मुरारी अधिराज से ज्यादा दिमाग वाला इंसान था, लेकिन फिर भी विराज के बाप की किस्मत ही थी जो उसे इतना आगे तक लेकर आ गई और मुरारी उसके पीछे का पीछे ही रह गया। आज विराज का बाप जयपुर का सबसे अमीर आदमी था और वो विराज के बाप के लिए काम कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही शांतनु के घर वालों ने उस आदमी को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया था। शांतनु वहां उस आदमी को भांप किया था और उसकी इस जलन का उसने अच्छे तरीके से फायदा उठाया। अब मुरारी यहाँ होते हुए भी शांतनु के परिवार का हिस्सा था और वो विराज के परिवार को खत्म कर देने में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला था।
वो उन लोगों के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गया। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी मंगवाई और उसमें बैठकर सीधे शांतनु के बंगले पर चला गया। मुरारी शांतनु के बंगले में दाखिल हुआ और उसके नौकर उसे शांतनु के पास में लेकर आ गए। उसने जैसे ही शांतनु के कमरे का दरवाजा खोला तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देख वो दंग हो गया। शांतनु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी बगल में दो बाहर से आई हुई दो गोरी लड़कियां लेटी हुई थी। शांतनु ने जब से इन दो अंग्रेज लड़कियों का स्वाद चखा था तब से वो इन लड़कियों का दीवाना हो गया था। प्रफुल्ल ने ही उसकी इस आदत को बिगाड़ दिया था और जैसे ही वो उसके बंगले से बाहर आया और जयपुर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने लिए ऐसी ही लड़कियों का इंतजाम करने के बारे में सोच लिया था। उसने उन्हें अपने साथ में अगले 1 महीने के लिए रखने का प्लान किया था और इसके लिए उसने एडवांस भी दे दिए थे। जब मुरारी लाल ने उन दोनों सुंदर और मादक सी लड़कियों को अपने आंखों के सामने देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह से उन लड़कियों को देखते ही लार टपकने लगे और वो उन लड़कियों का स्वाद लेने के लिए बेताब हुए जा रहा था। चलो मेरी डार्लिंग्स, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें फिर से जन्नत की सैर करवाने के लिए ले जाऊंगा। तुम रजाई गर्म करो, मैं आकर तुम्हें गर्म करता हूँ। शांतनु ने हंसते हुए एक लड़की के गालों को खींचा और रजाई से बाहर निकल आया। फिर उसने अपना पैजामा पहना और कमरे के दरवाजे के पास में आकर खड़ा हो गया। अरे मुरारी अंकल, आप कब आ गए? क्या बात है, बहुत चमक रहे हो, कोई अच्छी खबर लेकर आए हो क्या? हाँ, शांतनु ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। उसने ऊपर तो कुछ नहीं पहना हुआ था और उसके सीने से नीचे उतरता हुआ पसीना उसे साफ नजर आ रहा था। कल प्रफुल्ल ने उसे फोन पर बता दिया था कि उसने विराज के बाप की जड़ें हिलाने का काम शुरू कर दिया था, इसलिए शांतनु को लगा कि मुरारी भी यहाँ आया था तो उसके लिए कोई अच्छी खबर लेकर जरूर आया होगा। शांतनु, तुम्हारी जिंदगी के रंग देखकर तो सच में बड़ी जलन होती है, मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद आगे बोला, शांतनु को ना पहले से इस बात की खबर लग गई है कि मैं उसके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है कि शांतनु ही वो असली मक्कार है जिसकी वजह से आज विराज के बाप के माथे का पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है। अरे अंकल, आप भी कैसी बात करते हैं? आप तो ये बताओ कि विराज के क्या हाल है और उसके पिताजी के क्या हाल है? हाँ, शांतनु ने पूछा। आज सुबह से ही उसके सारे सेक्रेटरी के फोन बजने शुरू हो गए थे। हम सब लोग मीटिंग में बैठे हुए थे और जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सब लोगों के फोन ना एक साथ बजने लगे और सब लोगों को अपनी अपनी कंपनी में किसी ना किसी चीज की समस्या तो हो ही रही थी। अभी तो अधिराज ने सब लोगों को अपनी अपनी कंपनी की प्रॉब्लम के लिए लोगों को खुद ही डील करने के लिए कहा है, लेकिन मैं जब वहां से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा कि वो बेचारा अपनी कुर्सी में ना हताश और निराश सा बैठा हुआ था, बहुत ही बेबस नजर आ रहा था। मुझे उसे 30 सालों के बाद ना इस हाल में देखकर सच में बड़ी खुशी हो रही थी। मुरारी ने कहा, हाँ वैसे तो आप उस कंपनी में तब से काम कर रहे हैं ना, जब से वो कंपनी बनी भी नहीं थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज उन लोगों को कितना का घाटा हुआ होगा? शांतनु ने पूछा। जितने घाटों के बारे में आज मैंने सुना उसे ध्यान में रखूं तो भाई का आधा काम तो खत्म हो गया है। बहुत से लोग उसके साथ आगे काम नहीं करना चाहते, उसकी प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं करना चाहते और बहुत से लोगों ने तो उसके प्रोडक्ट्स लेने ही बंद कर दिए। ऐसे में मुझे लगता है कि विराज का परिवार अपनी जिंदगी में ना सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी उन्हें इतनी आसानी से तो मिलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी से इन हालातों से ना बाहर आ पाएंगे और अगर स्पीड ऐसे ही चलती रही ना तो जल्दी ये सारे लोग दिवालिया हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे साले। क्या बात कर रहे हो? जैसे ही शांतनु ने मुरारी लाल की बात सुनी तो वो हवा में उछल गया। उसे लगा नहीं था कि प्रफुल्ल उसके साथ में एक ही दिन में इतना बड़ा खेल कर देगा। सच में प्रफुल्ल ने जो कहा था वो उसे करके भी दिखा रहा था। एक दिन में उसने आदमी की आधी विरासत हिला दी थी। इसका मतलब तो ये था कि अब शांतनु की जिंदगी में वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं थे जब वो खुद विराज की जगह पर आकर बैठने वाला था और उसका परिवार जयपुर का सबसे अमीर परिवार हो जाने वाला था। वो दिन उनकी जिंदगी में और करीब आता जा रहा था। शांतनु, तुम जिस आदमी को अपने सपोर्ट में लेकर आए हो वो सच में बहुत मजबूत आदमी है। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा पूरे भारत में ये काम कोई और परिवार कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से, मुरारी ने कहा। वो खुद भी जानता था कि ये जो भी सब हो रहा था ये अकेले शांतनु के बस की बात तो नहीं थी और इसमें बाहर से किसी ना किसी का तो हाथ जरूर था। अच्छा वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो? आज जिस तरह का प्रेशर तुमने बनाया है कि आगे भी तुम उसी तरह का प्रेशर बनाकर रख पाने वाले हो? मुरारी ने पूछा। हाँ, मैंने पहले भी कहा था ना आपसे कि आज मैं फिर आपके सामने ये बात दोहरा देता हूँ कि एक दिन मेरा परिवार इस जयपुर का ना सबसे अमीर परिवार होगा। मैं इन लोगों को सड़क पर लाकर ही दम लूंगा। मुझे तो लगता है कि अब आपको वापस जाना चाहिए और विराज के बाप के साथ में उनकी जितनी भी खास लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं उन सब से रिजाइन दिलवा देना चाहिए। मुझे लगता है ना कि 1-2 दिन के अंदर ही जो मेरे ऊपर बॉस है ना वो इसके ऊपर एक और फाइनल हमला करेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आता रहेगा बताता रहूंगा आपको मैं। हाँ ठीक है, जैसा भी हो मुझे बताना, ठीक है? मुरारी ने कहा और वहां से निकल गया। इधर विराज और उसके परिवार को जिस भी तरह की प्रॉब्लम उस दिन देखने को मिली थी वो प्रॉब्लम का कोई खास हल नहीं हो पाया था। उन लोगों ने जी जान से लगाकर पूरी कोशिश कर ली लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ पाया, बल्कि टाइम के जाने के साथ साथ उनका पैसा भी उनके हाथ से बाहर जाता जा रहा था।
विराज के बाप ने खुद उन लोगों से बात की थी जो उसके साथ में काम करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने के लिए राजी नहीं था। वो तो उन्हें डिस्काउंट और ना जाने क्या क्या देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन सामने वाला आदमी हाँ करने को जरा भी राजी नहीं था। विराज के बाप ने जब इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने कुछ ऐसी वजह बता दी जो खुद उसकी भी समझ से बाहर थी। वो खुद भी इन चीजों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना तो समझ आ ही रहा था कि वो किसी ऐसे आदमी की बात सुन रहे थे जो उससे भी ज्यादा बड़ा था। कोई भी आदमी आखिर में उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं था। सब लोगों ने अपने हाथ पांव पीछे खींच लिए थे। हर कोई अपनी अपनी तरह से मजबूर भी था। विराज के बाप ने इन सब के पीछे के हाथ के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आ पाया। ऐसे हालात से निपटने के लिए अब ये दोनों बाप बेटे क्या करने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज के बाप की हालत उसी के साथ में काम करने वाले एक आदमी ने खराब कर दी थी। उसे इस बात की बहुत जलन हो रही थी कि आखिर विराज का बाप इतना आगे कैसे निकल सकता था। वैसे ये सब शांतनु के कहने पर हो रहा था। जब मुरारी लाल शांतनु से मिलने आया तो शांतनु ने मुरारी से और बाकी लोगों से रिजाइन दिलवाने की बात कर दी। उसे लगा कि प्रफुल्ल ने अब जब ये सब काम शुरू कर ही दिया था तो वो आगे भी चैन से नहीं बैठने वाला था। इधर विराज का बाप भी अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ऐसा कर कौन सकता था, और आखिर कर रहा था तो क्यों कर रहा था। उसने काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन जितना वो सोचता जा रहा था उतनी ही उसे उलझन हो रही थी। बैठे बैठे और सोचते सोचते कब उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया उसे खबर नहीं लगी। पापा आप ठीक तो हो ना? विराज ने पूछा। वो खुद भी अपने पापा के पास में ही बैठा हुआ था। उसे बिजनेस की दुनिया की इतनी जानकारी भी नहीं थी जितनी कि उसके पिता को थी, लेकिन उसे अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो उसे और उसकी कंपनी को आराम से समस्या से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अभी जब उसने अपने पिता को इस तरह से परेशान देखा तो उसके दिल में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। इधर विराज के बाप ने उसे सारी कहानी समझाते हुए कहा, देख विराज, इस वक्त हमारी जितनी भी कंपनी चला रही है ना, और उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है। हमारा एक ही दिन में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी बहुत सारी कंपनी बंद होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के अंदर इसमें कोई सुधार आ सकता है, लेकिन 15 दिन में ये हालत और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि अगले 15 दिन में हमें और ज्यादा 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए। इसके अलावा अब जब कंपनी बंद होने की कगार पर आ ही गई है तो हो सकता है कि हमारे 1,000 के आसपास काम करने वाले लोग हमें छोड़कर चले जाएं। मुझे ये महीना निकाल पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है बेटा, हम हार भी सकते हैं और जीत भी, विराज के पिता ने कहा। लेकिन पापा, जब कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने तोड़ा है तो इस बात का पैसा भी उन लोगों को हमें चुकाना चाहिए ना। हम क्या इस चीज का पैसा भुगते हैं? विराज ने कहा। अरे पागल लड़के, अगर उन लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो हमें भी इस चीज को साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मामला कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद फैसला हमारे हक में बैठ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस दौरान हम अपनी कंपनी को कैसे खड़ा कर पाएंगे, चिंता मेरी ये है। विराज के बाप ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी बेचैनी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, और नहीं मैं ऐसा होने दूंगा। हमारी कंपनी को मैं ऐसे नीचे नहीं गिरने दे सकता। आप जयपुर के सबसे बड़े आदमी हैं, खानदानी रईस लोग हैं, ऐसे कैसे कंपनी नीचे गिर सकती है? मुझे भरोसा है कि अगर हमारी कंपनी नीचे गिर जाएगी तो आप किसी ना किसी तरीके से तो उसे उबार ही लेंगे, ऊपर उठा लेंगे इसे। आप तो जीनियस हो पापा, विराज ने अपने पिता से कहा। लेकिन विराज देख पा रहा था कि उसके पिता का कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब जब उसके पिता के हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो चुके थे तो ऐसे में उसे ही बीच में आकर कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। उसने फिर से अपने पिता को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा, पापा हमारे पास वैसे भी कितने सारे शेयर्स भी तो हैं। अभी तो हमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का ही नुकसान हुआ है ना। मुझे लगता है कि हमें अपने शेयर्स बेचकर सारा पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। भले ही विराज के पिता ने उसे नहीं बताया था कि उसके पास में कितने पैसे थे, लेकिन फिर भी विराज के हाथ में उसकी कुछ फाइल्स लग गई थी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया कि उन लोगों के पास 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। ऐसे में अब जब उसके पास में इतना सारा पैसा था तो उस पैसों का इस्तेमाल वो लोग ऐसे मुश्किल वक्त में क्यों नहीं कर सकते थे। लेकिन जब विराज के बाप ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो पहले तो वो मुस्कुरा दिया और उसके बाद ना में सिर अपना हिला दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज उसका बेटा होने के बाद भी इतनी बचकानी सी बात कर रहा था। बेटा, भले ही हमारे पास में ना इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन वो सब पैसों में नहीं है। उसमें जमीन है, गाड़ियां हैं, उसकी कीमत इतनी जल्दी हमें नहीं मिल सकती है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारा पैसा तय होगा और उसके बाद वो बिकनी शुरू होगी। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ऐसे में हम इतनी जल्दी ये काम शुरू भी नहीं कर सकते हैं। अभी ना हमें हाथ में पैसों की जरूरत है, जो कि हमारे पास है नहीं बेटे। पैसा हाथ में चाहिए? पापा मुझे बताओ, हमें कितने पैसे चाहिए ताकि हम इस चीज से बाहर आ पाए? विराज ने पूछा। फिलहाल हमारे पास में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का फंड हाथ में लगा होगा। बाकी इन सबसे निपटने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत लगने वाली है, विराज के बाप ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही विराज ने ये अमाउंट सुना तो उसके तो होश उड़ गए। 10,000 करोड़ रुपए वो कहां से लेकर आने वाला था?
जैसे ही उसके कानों में ये फिगर गया तो वो तो नीचे जमीन पर बैठ गया। भले ही वो बचपन से ही अमीर लोगों के बीच में उठता बैठता आ रहा था, लेकिन उसने खुद भी कभी इतने पैसों को एक साथ नहीं देखा था। कागज में उसे देख पाना एक बात थी, लेकिन इस तरह से उस पैसों को देख पाना ये अलग बात थी। मगर फिर भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। भले ही इतना पैसा उसके लिए जुगाड़ कर पाना मुश्किल था, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो किसी न किसी तरह से इन पैसों को अरेंज कर ही लेना चाहता था, वरना उसकी कंपनी, जिसका वो नया नया मालिक होने के सपने देख रहा था, अचानक डूब सकती थी। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये 10,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। मुझे पता है कि आप भी कर सकते हो और मैं भी इस चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ। हम इस तरह से अपनी कंपनी को डूबने नहीं दे सकते हैं पापा। विराज अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसके अंदर अभी तो काफी जोश नजर आ रहा था। बेटा तुम, विराज का बाप जानता था कि वो भले ही कितना भी दम भर ले, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो कहीं से भी 10,000 करोड़ रुपए तो नहीं बना सकता था। पापा, आप मेरा विश्वास तो करो, मैं सच में हमारी कंपनी को नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैं अभी से आपके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। विराज की आंखें अपने पिता की इस बेबसी को देखकर भर आई थी, और इससे पहले कि वो रोने लगता, वो अपने ऑफिस से बाहर आ गया। विराज सीधा जयपुर में अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास में गया और उससे लोन के लिए बात करने लगा। लेकिन इस दौरान जो विराज की कंपनी के साथ हुआ था, उसकी खबर न सिर्फ बैंक वालों को बल्कि आम लोगों को भी लग चुकी थी। अगर इस वक्त कोई भी बैंक उन्हें पैसा देता तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पैसा रिकवर होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही थी, और हो सकता था कि ये लोग पैसा लेकर फरार हो जाएं। अब इतने बड़े बैंक की इतनी बड़ी ब्रांच का मैनेजर इस तरह की गलती तो नहीं कर सकता था। भले ही विराज उसके पैरों में गिर जाता और अपने आप को भी गिरवी रख देता, तो भी मैनेजर उसे पैसे नहीं दे सकता था। विराज ने उसके ऑफिस में बैठकर कम से कम 1 घंटे तक उसे मनाने की कोशिश की। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने तक लगा, लेकिन फिर भी उस मैनेजर ने उसे लोन देने के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया। विराज ने लेकिन हार नहीं मानी। उसने लंदन में अपने एक दोस्त को फोन मिलाया। वो अभी भी वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया था, उस यूनिवर्सिटी में सभी अमीर घरों के बच्चे पढ़ाई किया करते। जिसे उसने फोन किया था वो विराज का अच्छा दोस्त था, और विराज उससे पैसा उधार मांग सकता था। लेकिन वो भूल गया कि जब उसके खुद के देश के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, तो विदेश के लोग भी उसकी मदद कैसे कर सकते थे। जैसे ही उस दोस्त ने सुना कि उसके पिता का बिजनेस ठप होने की कगार पर था, तो उसने तो पहले संवेदना दिखाई और फिर क्लास जाने के बहाने से फोन काट दिया। उसके बाद विराज ने जितने भी लोगों को फोन किया, सब ने उसके साथ में यही सलूक किया। कम से कम उसने 20 लोगों को तो फोन किया था, लेकिन सबकी तरफ से बस यही जवाब था। बड़ी मुश्किल से उसके 2 दोस्तों ने उसकी मदद की थी, लेकिन उन्होंने भी उसे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिए। जब उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। जब विराज ने अपनी आखिरी दोस्त को फोन किया और उसकी तरफ से भी उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से में उसने अपना फोन नीचे फेंक दिया। साले झूठे, सबके सब साले झूठे। जब मैं वहां तुम लोगों के साथ में पढ़ाई कर रहा था, तब तुम लोग क्या कहते थे कि हम तो जीवन भर दोस्त हैं, दोस्त बने रहेंगे, जिंदगी भर साथ देंगे और जिंदगी के बाद भी। फिर अब कहां गई तुम्हारी वो दोस्ती? कहां चला गया तुम्हारा वो प्यार? पहले तो तुम कहते थे कि तुम बिजनेस खोलोगे, अब कहां गया वो साथ जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? फिर आज जब तुम हमारे देश में आओगे ना, तो हम तुम्हें ये महसूस नहीं होने देंगे, वो महसूस नहीं होने देंगे कि तुम किसी दूसरे देश में आए हो। लेकिन अब साले झूठे हैं, सबके सब झूठे हैं। विराज ने अपने आप से कहा। उसे खुद से ही घिन आने लगी थी कि उसने ऐसे दोस्त बनाए थे जो काम के टाइम पर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसका मोबाइल जो उसने नीचे फेंका था, उसकी स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। विराज ने फिर से अपना फोन उठाया और उसका मैसेज बॉक्स खोल लिया। अब उसकी आखिरी उम्मीद जो थी उसके जयपुर वाले दोस्त, जिन्हें वो आए दिन खाना खिलाता था और शराब पिलाता था। विराज ने अपने जयपुर के उन अमीर दोस्तों का ग्रुप खोला और उसमें देखा कि बहुत सारे मैसेजेस पहले से ही पड़े हुए थे। इन लोगों के मैसेजेस देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें कम से कम अभी भी विराज की चिंता तो हो रही थी। विराज, बना क्या हुआ? सुना है आपकी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खारिज हो गए। क्या बात है? इसके पीछे किसका हाथ है? बना, मैंने तो आपको फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। बना, किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ बना, आपका भाई अभी जिंदा है, आप हमें बताना, हम आपकी मदद करने के लिए जो बन पड़ेगा ना वो करेंगे। विराज का ये सब मैसेज पढ़ने के बाद में दिल भर आया। उधर जब वो अपने दोस्तों को अपने साथ देखकर खुश हो रहा था, तो उधर विराज से कोसों दूर लकी भी पटना में जय से मिलने के लिए आ गया था। जब से वो एडमिट हुआ, उसके बाद से लकी उसे मिलने के लिए नहीं गया था और ना ही उसकी फोन पर उससे बात हुई थी। अरे अरे लकी भैया! विजया जय के पास में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही लकी को वार्ड में आते देखा तो उसके चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। कैसी हो तुम विजया? और तुम्हारे भाई की हालत कैसी है? लकी ने विजया से पूछा। मेरा हाल तो आप देख ही रहे हैं, और भाई का हाल देखने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा, विजया ने कहा और लकी को अपने साथ अंदर ले आई। लकी ने देखा कि जय अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी हालत में काफी सुधार था। उसके सिर की पट्टी खुल चुकी थी और वो आराम से टेबल पर रखे हुए फल खा रहा था। अरे लकी! जय की भी आंखें लकी को देखकर चमक उठी। लकी उसके पास में आया और उसे जाते ही गले लगा लिया।
उसके बाद उसने जय के हाथ में एक छोटा सा डब्बा रख दिया। इसमें क्या है? जय ने पूछा। खोल कर देखो तुम्हें, लकी ने कहा और अपने हाथ बांधकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही जय ने उस डब्बे को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर ऐसा क्या था उस डब्बे में? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए तमिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज की कंपनी का दिवाला निकलना शुरू हो गया था और उसकी वजह से विराज के बाप की भी हालत खराब होने लगी थी। इस सब से निपटने के लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी और इतना पैसा उनके पास था नहीं। ऐसे में विराज उसके पिता की दिल खोलकर मदद करना चाहता था, लेकिन उसके भी सारे दरवाजे बंद हो गए थे। उसे उसके जयपुर वाले दोस्त अभी भी उसके साथ नजर आ रहे थे। उधर लकी भी अपने पटना के दोस्त जय से मिलने और उसके हालचाल जानने के लिए चला गया था। उसने जाते ही तोहफे के तौर पर जय के हाथ में एक डिब्बा थमा दिया, लेकिन जैसे ही जय ने उस डिब्बे को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या लेकर आए हो लकी? जय ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं बल्कि हिचक साफ नजर आ रही थी। क्यों, तुझे अच्छी नहीं लगी? कोई दूसरा चाहिए क्या? मुझे तो लगा था कि तुझे भी अच्छी लगती है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या लेकर आए हो भाई, मुझे भी दिखाओ ना। इतने में विजया भी जय के पलंग के सामने आने लगी, लेकिन जैसे ही उस डिब्बे में क्या था वो देख पाती उससे पहले ही जय ने उस डिब्बे को अपने पीछे छिपा लिया था। नहीं नहीं नहीं, इसमें तेरे काम का कुछ नहीं है, बहुत ही बेकार चीज है, देखेगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए पहले तू बाहर जा। लेकिन भैया मुझे देखना है, विजया ने कहा और छीना झपटी करने लगी। इतने में उसका हाथ जय के टूटे हुए पैर पर लग गया और वो जोर से चिल्लाने लगा। जय की चीख से पूरा कमरा गूंज गया था। लकी ने अपने कान बंद कर लिए और विजया भी घबराकर पीछे आ गई थी। भैया आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आपको ज्यादा। देख क्या करिए, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला, बहुत दर्द हो रहा है, जय ने दर्द के मारे कसमसाते हुए कहा। विजया भी उसे इतने दर्द में देखकर तुरंत भागी और कमरे से बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर गई तो इतने में जय का सारा दर्द गायब हो गया। लकी ने उसे ऐसे नॉर्मल देखा तो उसका भी दिमाग खराब हो गया। तुझे दर्द नहीं हो रहा? लकी ने पूछा। अबे दर्द को छोड़, तू ये बता कि ये क्या सिर दर्द लेकर आ गया तू? जय ने फिर से वो डब्बा पीछे से बाहर निकाला और उसमें से एक सिगरेट का डिब्बा बाहर निकाल दिया। ये सिर दर्द कब से हो गया भाई? ये तो तेरे सिर का दर्द उल्टा दूर कर देता है ना, लकी ने हंसते हुए कहा। अरे यार लकी, पागलों जैसी बात मत कर यार, मैं यहाँ उठने की हालत में नहीं हूँ, विजय हर टाइम पास में बैठी रहती है, मैं इससे कैसे पी सकता हूँ? जब तक नहीं थी तब तक ये सोचकर मन मार लिया था कि अब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, आएगा कहां से, लेकिन अब तू इसे लेकर आ गया है तो मेरी तलब बढ़ गई है, मगर विजय यार तू मरवाएगा, जय ने कहा और उस सिगरेट के डिब्बे को लालच भरी नजरों से देखने लगा। अगर लकी को उसकी इस हालत पर हंसी आ रही थी, वो उसके पास में खड़ा बस हंसता जा रहा था। क्या है भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? बीमार आदमी का मजाक बनाने में ज्यादा मजा आता है क्या? जय ने पूछा। अरे यार वो बात नहीं है, मुझे तो तेरी तड़प पर ना हंसी आ रही है, लेकिन जिस चीज के लिए तू इतना तड़प रहा है वो है भी या नहीं वो तो देख ले। मतलब? डिब्बी खोल कर देख ले, जाने क्या दिख जाए, लकी ने कहा। जय ने एक पल के लिए उसे घूरते हुए देखा और उसके बाद में डिब्बी खोल डाली, लेकिन जैसे उसने डिब्बी खोली तो एक बार के लिए फिर से उसके होश उड़ गए। उस डिब्बी में सिगरेट थी ही नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। अब ये क्या है? तू खुद देख लेना, लकी ने कहा और हाथ बांधकर पास में रखे हुए एक स्टूल पर आकर बैठ गया। जय ने डिब्बे में से कागज निकाला तो देखा कि वो एक चेक था, उसके ऊपर जय का नाम लिखा हुआ था और नीचे 50,000 रुपए लिखे हुए थे। 50,000 रुपए मेरे नाम पे? ये कहां से आए? जय ने पूछा। अरे यार तेरे चाहने वालों ने दिए हैं, और क्या। चाहने वालों ने? हमारे साथी लोगों ने यार, जब मैंने उन्हें बताया तेरे साथ में इस तरह का हादसा हो गया और तू अस्पताल में इस तरह भर्ती है तो सब लोगों को ना बहुत बुरा लगा और फिर वो सब ना किसी तरह से तेरी मदद करने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए सब लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा मिलाकर तेरे लिए ये रकम जमा की है ताकि तू अच्छे से खा पी सके और अच्छे से फिर से काम पे आ सके, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए देखने लगा। लेकिन जय को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कभी लकी को तो कभी उस चेक को देखता जा रहा था। अबे इतना क्या देख रहा है, असली है, लकी ने फिर से उसे कहा। ये सुनते ही जय की आंखें भर आई थीं और वो अपने होठों को भींचकर लकी की तरफ देखते हुए बोला, यार लकी भाई, दोस्त हो तो तेरे जैसा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो लोग मुझे मेरे मुंह पर गालियां देते थे वो मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में इतना सोचेंगे। तूने दिल खुश कर दिया मेरे भाई, सच में तूने दिल खुश कर दिया यार, क्या बोलूं अब तुझे, जय ने कहा और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। लकी ने टिश्यू उठाया और उसके आंसू पोंछने लगा। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं तेरे लिए और भी बहुत कुछ करने वाला हूं, बस तू देखता जा यार, लकी ने कहा। जय उसे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान पर बर्फ जम गई। विजया और डॉक्टर उसकी नजरों के सामने खड़े थे। अच्छा तो डिब्बे में ये थी, विजया ने जय की तरफ देखते हुए कहा। जय के तो होश उड़ गए। चल यार जय, मैं निकलता हूं, फिर मिलेंगे, बाय, लकी ने कहा और जय की तरफ देखकर आंख मारकर वहां से निकल गया। जय की हालत खराब हो गई थी।
वो लकी को मन ही मन गालियां दिए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विजया को और डॉक्टर को इस बात का क्या जवाब देगा। इधर विराज ने भी जब अपने दोस्तों के ऐसे मैसेजेस पढ़े तो उसका भी दिल खुश हो गया था। ये वही सब लोग थे जिनके साथ में उसने बचपन से पढ़ाई की थी और बचपन से ही खेलता आ रहा था। ऐसे में इनसे ज्यादा भरोसा वो और किसी पर नहीं कर सकता था। विराज की आंखों से भी उसी तरह से आंसू बाहर आने लगे जिस तरह से जय की आंखों से आ रहे थे, और आंसू की एक बूंद उसकी स्क्रीन पर जा गिरी। विराज ने अपनी उंगलियां उठाई और अपने दोस्तों को मैसेज में लिखा, थैंक यू भाइयों। विराज ने जैसे ही ग्रुप पर यह बात लिखी तो उधर से उसे जवाब मिलने शुरू हो गए। अरे थैंक यू, क्या बात है विराज बना, हम तो सब आपके साथ हैं। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। हाँ बना, आप तो बस बताओ कि आपको किस चीज की जरूरत है, हमसे जितना हो पाएगा ना हम आपके लिए उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम सब कल मेरे ऑफिस पर आ जाओ, वहीं मिलो, मैं वहीं पर तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुम लोगों की कैसे जरूरत पड़ने वाली है। विराज ने अपनी तरफ से मैसेज डालते हुए कहा। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। विराज ने अपने मन में फिर से कुछ सोचा और उसने कहा, मुझे और मेरे पापा को ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे परिवार को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो हमारे साथ में हो रहा है ये उसी इंसान की वजह से हो रहा है। ऐसे में कल तुम जब आओ तो जितने हाई प्रोफाइल होकर आ सकते हो उतने हाई प्रोफाइल होकर आना। मैं बस उस आदमी को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे घर वालों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ में कितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं। जैसे ही वो तुम लोगों को मेरे साथ खड़ा देखेगा ना तो वो अपने आप ही अपने पैर पीछे खींच लेगा। विराज को लग रहा था कि सच में उसके दोस्त कल उसके ऑफिस में आने वाले थे और वो सभी उसकी मदद भी करने वाले थे। इससे कम से कम वो आदमी को तो डरा ही सकता था जो उसके साथ में ये सब कर रहा था। वो इतनी आसानी से अपने परिवार को हारने नहीं दे सकता था। जयपुर के सब अमीर लोग विराज के परिवार की इस मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए आगे आने वाले थे। विराज की इस बात पर सभी लोगों ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी और तुरंत ही बाकी लोगों ने उसका जवाब भी देना शुरू कर दिया। जी बना, ठीक है बना, हम कल आपके ऑफिस आपको सपोर्ट करने के लिए जरूर आएंगे। मैंने अभी अभी एक नई मर्सिडीज खरीदी है बना, मैं उसे ही लेकर आपके ऑफिस पर आऊंगा। अरे कल देखना, जब हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे ना तो उस कमीने का एक बार ना घर ही डोल जाएगा। हम भी तो देखते हैं कि जयपुर में आकर कौन इस तरह से बना के परिवार से पंगा ले सकता है। हर कोई विराज के सपोर्ट में था और उसका साथ देने के लिए हर हद तक जाने की बात कर रहा था। सब राजी दिख रहे थे। इधर विराज भी अपने घर आ गया। इतना सपोर्ट पाकर वो खुश तो हो रहा था लेकिन फिर भी उसका मूड खराब था। रात भर से उसे नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से सुबह उसे थोड़ी देर आंख लगी और उसकी थोड़ी बहुत थकान भी दूर हुई थी। वो सुबह जल्दी उठा और गाड़ी लेकर सीधा अपने पिता के पास चला गया। वो जानता था कि इस वक्त उसके पिता की हालत कैसी थी। ऐसे में अगर वो उन्हें अकेला छोड़ देता तो उनकी शायद मौत हो सकती थी। दूसरी तरफ शांतनु भी उन दोनों गोरी लड़कियों के साथ में खेल खेल कर अब उब गया था। वो अपने बड़े से पलंग पर लेटा हुआ था और वो दोनों ही लड़कियां उसके पास में लेटी हुई थी। शांतनु ने अपने ग्रुप पर आए हुए मैसेजेस पढ़ लिए थे और उन्हें पढ़ने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग जिस तरह से उसे सपोर्ट कर रहे थे ये चीज उन्हें काफी बुरी लग रही थी। अगले कुछ दिनों में वो जयपुर का सबसे बड़ा आदमी हो जाने वाला था। ऐसे में उसे ये डाउट हो रहा था कि ये लोग जिस तरह से विराज को सपोर्ट कर रहे थे क्या उसी तरह से ये लोग उसे भी सपोर्ट करने वाले थे। जिस तरह से सब लोग बना बना किए जा रहे थे उससे शांतनु को बहुत जलन महसूस हो रही थी। वो अपने फोन की स्क्रीन पर मैसेजेस पढ़ता जा रहा था। वो हर मैसेज को ध्यान से देख रहा था और आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद में उसे तो हंसी ही आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि विराज का परिवार का दिवाला निकलने में और किसी का नहीं बल्कि मेरा हाथ है। मैं तुम्हारे बीच में हूं फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुम देखना, तुमने और तुम्हारे बना ने मुझसे जो भी कहा है और मेरे साथ जो कुछ किया ना उसका बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर आऊंगा। और विराज, तुझे क्या लगता है कहानी यहीं पर खत्म हो जाने वाली है? अबे तू तो इन सब लोगों के बापों को भी अपने साथ लाकर खड़ा कर देगा ना तो उस आदमी से नहीं निपट पाएगा जो तुझे बर्बाद करने में लगा हुआ है। तुझे पता नहीं है प्रफुल्ल अग्रवाल क्या चीज है। अग्रवाल परिवार से बड़ा परिवार इस दुनिया में कोई है क्या? हाँ, तू चाहे कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर ले लेकिन तेरा ये खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन तुझे पता चलेगा कि ये सब मेरा किया धरा है। शांतनु ने कहा और खुद ही बात करते हुए हंसने लगा। जब वो हंसे जा रहा था तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि प्रफुल्ल का फोन था। प्रफुल्ल भाई, शांतनु ने इधर से कहा। वो अपनी आवाज से भी प्रफुल्ल के सामने पूरी तरीके से झुक गया था। तुमने देखा कल विराज के परिवार के साथ क्या हुआ? तुम्हारे पास में तो इस चीज की खबर आ ही गई होगी ना? प्रफुल्ल ने उधर से कहा। उसने कल रात से ही विराज के परिवार को निपटाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी तरफ से उन सब लोगों को और ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए जिन सब से विराज का टाई अप था और इसलिए हर कोई अब मुकरना भी शुरू हो गया था। प्रफुल्ल के हाथों में पैसा था और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने पर भी जो पैसा लगने वाला था वो अपनी जेब से उसे चुका सकता था। इसके अलावा भी उसके पास में और बहुत सारे रास्ते थे जिससे वो उन्हें निपटा सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा पाएगा या प्रफुल्ल उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
लकी जय के लिए सिगरेट के डिब्बे पे एक चेक लेकर आया था। उसने कहा कि ये चेक उसके साथी गार्ड्स ने उसके लिए भिजवाया था ताकि वो अच्छे से खा पी सके और उसका ठीक से इलाज हो सके। इधर जब लकी जय से मिलने के बाद में निकल गया तो उधर विराज ने भी अपने सारे दोस्तों को अपने ऑफिस में बुला लिया था। सब लोगों ने आने के लिए हाँ भी कर दी थी और इसी चीज की वजह से शांतनु को बुरा लगना शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि जिस तरह से वो लोग विराज को सपोर्ट कर रहे थे उस तरह से वो उसे भी करने वाले थे या नहीं ये उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती उससे पहले ही प्रफुल्ल का उसके पास में फोन आ गया और वो उससे कल की इस खबर के बारे में पूछने लगा। हाँ प्रफुल्ल भाई, मुझे कल की खबर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। विराज के पिता के पास में जितनी भी कंपनी है ना वो सभी बहुत ज्यादा क्राइसिस की हालत में आ चुकी हैं। अधिराज जी को ये भी लगने लगा है कि अब उनकी कंपनी बचने वाली नहीं है, वो लोग इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन विराज अभी भी अपनी विरासत को बचाने के लिए थोड़े बहुत तो हाथ पैर मारता हुआ नजर आ रहा है। उसने जयपुर के अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए कहा तो है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो मुझे भी मालूम ही था। मुझे तो लगा था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन जब तक मैं उसके सामने खड़ा हूं ना तब तक दुनिया का कोई भी आदमी ना उसे मेरे हाथों से तो बचा नहीं सकता है। प्रफुल्ल ने कहा और उसके बाद में सीधा शांतनु को एक हुक्म देते हुए बोला, तुम भी विराज के ऑफिस में जाना और विराज से उसकी कंपनी खरीद लेना। मैं इसके लिए तुम्हें 30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। इससे ज्यादा उसकी कंपनी के कोई उन्हें वैल्यू भी नहीं देने वाला है। ऐसे में तुम अपने दोस्त की मदद से ये कर दोगे और साथ ही तुम जयपुर के सबसे बड़े परिवार में से एक हो जाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तुम बाकी लोगों के सामने शेर होने का दावा कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुत्ते के कुत्ते ही रहने वाले हो। जी प्रफुल्ल भाई, जानता हूं मैं, और मैं इस चीज का ध्यान भी रखूंगा, शांतनु ने कहा। प्रफुल्ल के मुंह से अपने लिए ऐसा शब्द सुनने के बाद भी उसे जरा बुरा नहीं लग रहा था। वो तो उल्टा खुश महसूस कर रहा था कि प्रफुल्ल वहां बैठकर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था और यहाँ वो आराम से दो गोरी लड़कियों के पास में पलंग पर लेटा हुआ था। वैसे प्रफुल्ल भाई, अभी के अभी जाना और ये सब करना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि हमें 2 से 3 दिन और इंतजार करना चाहिए ना। एक बार फल पक जाता है तो उसके बाद उसको खाने का मजा ही दोगुना हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विराज और उसका बाप हमें इतनी जल्दी अपनी कंपनी बेच देगा। नहीं, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। हमें अगले 2 दिन का इंतजार नहीं करना। वैसे भी अगर मेरे दादाजी को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया ना तो मेरे लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। उन तक खबर आए उससे पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। प्रफुल्ल ने काफी देर तक सोचते हुए कहा। वो इस मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी विराज के परिवार को जितना भी पैसा आता था उसका 1/4 हिस्सा उन्हें अग्रवाल परिवार को देना ही पड़ता था। ऐसे में अगर शिवराज को पता चल जाता कि प्रफुल्ल ने ही अपनी सोने की मुर्गी के ऊपर दावा बोल दिया है तो उसे जान से मारते थे। ऐसा करना अपने आप में किसी बड़े अपराध से कम नहीं था जो वो कर रहा था। अभी तो उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं होने वाली थी और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। उसने डॉक्टर को अलग से इस बात के लिए पैसे भी दिए थे कि वो उसके दादाजी को अगले 3 दिनों तक छुट्टी न दे और उसे बाहर की दुनिया से जितना दूर रख सके, काट कर रख सके, उतना रख सके, वरना अगर उन्हें इस सब चीजों की खबर हो जाती तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। ठीक है प्रफुल्ल भाई, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां जल्द से जल्द चला जाऊंगा और उनकी जो कंपनी खरीदने का ऑफर है ना उन्हें दे दूंगा, शांतनु ने कहा। अब इधर सिर्फ 1 दिन के अंदर में विराज परिवार का दिवाला निकलने की खबर सब लोगों के सामने आ गई थी। हर किसी को इस बारे में पता चल चुका था कि उनके परिवार के साथ में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था। सुबह सुबह ही बहुत मीडिया वालों ने उनके घर का घेराव कर लिया था। हर किसी को यह खबर जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के वहां मौजूद होने की वजह से उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वहां जितने भी रिपोर्टर्स खड़े थे वो सभी बहुत जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे और बेचैन नजर आ रहे थे। वो सभी जल्द से जल्द विराज का या उसके पिता का इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। इधर रात को विराज के पिता ऑफिस में ही रुके थे और वो घर आए ही नहीं। वो उसी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों में नींद कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। विराज भले ही एक बार के लिए सो गया था, लेकिन उसके पिता को अभी तक नींद नहीं आई थी। पापा, मैं आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? आप इस तरह से भूखे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, विराज ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। विराज के बाप ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो विराज ने खुद ही अपने सिक्योरिटी से नाश्ता लाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो जाने लगा इतने में अधिराज ने कहा, तुझे खाना है तो तू खा, मुझे भूख नहीं लगी है। उसकी आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। वो पूरी रात इन सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब चीजों को निकाले तो कैसे निकाले। विराज ने अपने आप से गहरी सांस ली और सिक्योरिटी को नाश्ता लाने के लिए रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद में जब नाश्ता आया तो वो उसे लेकर अपने पिता के सामने बैठ गया। उसके बाद उसने अपना टूटा हुआ फोन निकाला और उसे चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त के ग्रुप पर मैसेज भेजा, भाई तुम लोग सब उठ गए ना, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, तुम सब लोगों की बहुत जरूरत है। हालांकि अभी तक उसे पैसों के नाम पर कुछ नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों को बुलाने की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। वो चाहता था कि उसके दोस्त आए और उसके साथ में उसके पिता को मनाने की कोशिश करें, उसकी मदद करें। वो अगर आकर ये भी कह देते
कि वो विराज के परिवार को इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरने देने वाले हैं, तो भी उसके पिता को काफी हौसला मिल सकता था। जैसे ही उसने मैसेज भेजा, उधर से जवाब आना शुरू हो गया। हाँ विराज बना, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैं भी बस अपनी बड़ी वाली सफारी ना साफी कर रहा हूँ। सबसे महंगा सूट रेडी है और मैं भी आने वाला हूँ। बना बस आधे घंटे दो, मैं पापा को दवाई देकर पहुंच रहा हूँ। जैसे ही विराज के मैसेज पर जवाब आने शुरू हुए तो अंदर से काफी खुश हो गया। वो अपनी जगह से उठा और नीचे आने लगा। वो खुद अपने दोस्तों को लेने जाने वाला था। जैसे ही वो नीचे आया कि अचानक से उसे किसी की आवाज आई, अरे विराज बाहर आ गया, देखो। बाहर जो रिपोर्टर्स खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उसे देख लिया। वो उसे देखकर इतने उत्साहित हो गए जैसे कुत्तों को हड्डी दिखाई दे गई हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें बीच में ही नहीं रोका होता तो अभी तक विराज की गर्दन पर चढ़ जाने वाले थे। वो विराज क्या हुआ है आपके परिवार के साथ में? आखिर किस तरह का संकट आ गया है आप लोगों के ऊपर? विराज जी, आपके परिवार के ऊपर इस सदी का सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसा आपके परिवार के साथ इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे में क्या आप लोग इस संकट को झेल पाएंगे? लोगों का तो यह भी कहना है कि आप लोग इस चीज से उबर नहीं सकते हैं और जल्द ही विराज एंड ग्रुप्स का दिवाला निकल जाएगा। विराज जी, आपका अभी क्या प्लान है? क्या सोच रहे हैं आप सब लोग? सब लोगों ने अपना माइक और अपना कैमरा विराज के चेहरे से बिल्कुल पास में तान दिया था। उनका बस चलता तो विराज के मुंह में माइक डालते थे, लेकिन गार्ड के वहां होने की वजह से वो अभी भी थोड़े से पीछे ही खड़े हुए थे। वहां पर बहुत से आदमियों के अलावा औरतें भी नजर आ रही थी और सभी बहुत धारदार सवाल किए जा रहे थे। उसमें से कोई भी विराज या उसके पिता की भावना को समझने के लिए राजी नहीं था। अब इधर विराज को भी उनके सवालों के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, मैं आप लोगों के बीच एक बात साफ कर देता हूँ। वो बात यह है कि हमारा परिवार का कभी भी दिवाला नहीं निकलने वाला है और ना ही हमारे ऊपर किसी तरह का संकट आया है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोई है जिसे हमारे प्रोग्रेस अच्छे नहीं लग रहे और उस आदमी ने हमें और हमारे परिवार को निशाना बनाया है। ऐसे में मैं आप लोगों के जरिए उस आदमी को यही कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपनी इस खिनौनी जिद को छोड़ दे। यही उसके लिए बेहतर है। अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आया ना, तो हम उसे सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। हमारा परिवार सक्षम है और ऐसे संकटों की वजह से और भी सक्षम हो जाएगा। सभी रिपोर्टर्स ने वो रिकॉर्ड कर लिया जो विराज ने कहा था, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी बात के ऊपर तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे विराज झूठ बोल रहा था। भले ही वो सब विराज से सवाल कर रहे थे, लेकिन असल में उनके खुद के पास भी इस मामले से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी थी। वो जानते थे कि विराज के साथ जो हो रहा था उसके पीछे किसी बड़े परिवार का हाथ था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे एक ही झटके में 10,000 करोड़ का नुकसान नहीं होता और उसके बाद उन लोगों की समस्या का हल नहीं होने वाला था। यह संकट और भी ज्यादा गहराने वाला था। ऐसे में विराज चाहे कितना भी चिल्ला ले, लेकिन आखिर में उन लोगों का दिवाला तो निकलने ही वाला था। एक्सपर्ट्स को भी यह पता था कि अभी उनके पास में सिर्फ 500 करोड़ रुपए की चल संपत्ति थी और उन्हें इस संकट से उबरने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। ऐसे में यह तय था कि उनका दिवाला निकलने वाला था। जब वहां पर खड़े हुए रिपोर्टर्स विराज से और सवाल कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक सफेद रंग की मर्सिडीज उनकी तरफ आ रही थी। वो काफी बड़ी थी और उसके नंबर प्लेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े घर की गाड़ी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी गेट के पास में आकर खड़ी हो गई और उनमें से उतरा केशव। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। विराज बना, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? केशव विराज के पास में आया और मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। नहीं, ठीक टाइम पर आए हो तुम, विराज ने कहा और उसे गले लगा लिया। केशव को देखकर उसे कितनी खुशी हो रही थी ये उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता था। इससे पहले कि वहां पर खड़े हुए मीडिया वाले केशव से सवाल जवाब करने लगते, उससे पहले ही वहां पर और गाड़ियां आकर खड़ी होनी शुरू हो गई। सारी एक से बढ़कर एक गाड़ियां थी और उनमें से जो लोग उतर रहे थे वो भी आम लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। वो भी सब एक से बढ़कर एक अमीर घराने के आदमी थे। वो सभी जयपुर के अमीर परिवारों से आते थे। अब्बास, केशव, महिपाल सभी बड़े परिवारों के बेटे थे। हालांकि अब्बास तो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अगर वो नहीं आता तो उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाता और सब लोग उसके ऊपर ही इल्जाम लगाते। वो अपने साथ में श्रेया को भी लेकर आया था। विराज उसे भी देखकर काफी खुश हो गया। उसकी पूरी फौज उसके साथ में खड़ी हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इन लोगों के आ जाने भर से विराज की समस्या निपट जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।